अध्याय 311 टाइगर मकबरा। बहुत शक्तिशाली। वे दो लोग सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं, यहां तक कि 12 संयुक्त परीक्षाओं के प्रतियोगी भी भावुक हो गए। उस युद्ध में वे इतनी कड़ी लड़ाई लड़े कि उन्हें मौत का डर नहीं था। उसने एक आदमी की रक्त ऊर्जा को मुक्त कर दिया था। खून के बदले खून, चोट के बदले चोट, जान के बदले जान। फेंग झाओकी ने अपना वादा पूरा किया कि उसके हाथ में जो तलवार है उसे एक ही व्यक्ति से 2 बार नहीं हराया जाएगा। मैं तलवार संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता हूं, ली किंगचुआन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, मुझे वरिष्ठ भाई झाओ क्यूई के पदचिन्हों पर चलना चाहिए और उनके जैसा एक उत्कृष्ट तलवारदाव विशेषज्ञ बनना चाहिए। अंतिम 8 की प्रतियोगिता में पहले मैच में सभी ने शानदार प्रदर्शन किया। पहले समूह में सुबह की दूसरी लड़ाई अर्जुन द्वारा खेली जाएगी। हाओरान संप्रदाय के अर्जुन ने श्वेत वस्त्रधारी संप्रदाय के चेन हाओ के विरुद्ध युद्ध लड़ा। इस लड़ाई में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पिछली बार जब अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी तो वह पीछे नहीं हटा और आसानी से जीत गया। दोपहर के एक छोटे से ब्रेक के बाद दोपहर के 2 मैच शुरू हो गए। पहली लड़ाई में हाओरान संप्रदाय के चू यान ने आत्मा संप्रदाय के गु मुलान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चू यान एक विशेषज्ञ थी जिसने यीडोंग से दिल से लड़ाई की थी और वह भी भारी बढ़त से जीत गई। दोपहर की दूसरी लड़ाई में प्रकृति संप्रदाय के हांग बिन ने स्वर्गीय गहन संप्रदाय के जियांगलोंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सब लोग फिर से घबरा गए। वह जियांगलांग था, जय जियांगलांग। मैंने तुम्हें अर्जुन का किरदार निभाते देखा है, जियांगलोंग ने उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, अगर तुम मर्द हो तो हार मत मानो। हांग बिन ने गुस्से से कहा, लोगों को नीची नजर से मत देखो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। अरे, हांग बिन उठते ही भड़क गया। यह अच्छी बात नहीं है। चू यान हांग बिन की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। उसने कहा, हांग बिन, अगर तुम सच में हार नहीं मान सकते तो हार मान लो। अगर तुम ऐसे राक्षस को नहीं हरा सकते तो यह शर्मनाक नहीं है। अरे, मुझे पता है, हांग बिन मुस्कुराया। हालांकि सभी का मूड ठीक नहीं था। वे जानते थे कि हांग बिन का आत्मसम्मान कितना मजबूत था। दरअसल जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, जियांगलोंग पहले ही बदल चुका था। वह जानता था कि हांग बिन कितना शक्तिशाली है, इसलिए वह कोई भी व्यर्थ जांच नहीं करेगा। हांग बिन ने अपनी ताकत नहीं बचाई और सीधे सफेद बाघ कवच पहन लिया। वे दोनों एक दूसरे पर बेतहाशा हमला करने लगे और जियांगलोंग के भागने से जो मैदान हिल गया वह गड़गड़ाने लगा। जैसे ही हांग बिन आगे बढ़ा, एक भयंकर युआन क्यू बाघ ने उसके शरीर को घेर लिया। एक बैल और एक बाघ आमने सामने टकरा गए। धमाका! विशालकाय युआन क्यू टाइगर ने अपना खूनी मुंह खोला और जियांगलोंग की गर्दन पर काट लिया। जहां तक जियांगलोंग का सवाल है, वह और भी अधिक दुर्जय था। उसने सीधे अपने दोनों हाथ बाघ के मुंह में डाल दिए और फिर एक सूंघ के साथ बाघ का मुंह बाएं और दाएं फाड़ दिया। हांग बिन के दाहिने पैर ने युआन क्यूई बाघ के सिर को संघनित किया और जियांगलोंग की ओर लात मारी। जियांगलोंग पहले पहुंचा। उसके भारी पैर और हांग बिन के दाहिने पैर को एक साथ लात मारी गई। एक पल में युआन क्यूई बाघ का सिर चकनाचूर हो गया। एक कर्कश ध्वनि के साथ हांग बिन पीछे की ओर उड़ गया। उसके दाहिने पैर की पिंडली की हड्डी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। यह कैसी शक्ति है? हांग बिन ने सफेद बाघ का कवच पहना हुआ है। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। हांग बिन का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना बायां पैर जमीन पर टिकाया। फिर वह जियांगलोंग की ओर झपटा। दहाड़! घाटी में बाघ की दहाड़ पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। मुंह! जियांगलोंग की बर्बर बैल जैसी चीख भी इसी तरह डराने वाली थी। हांग बिन ने अपने हाथ घुमाए और पूरी ताकत से उसे नीचे पटक दिया। युआन क्यू के 2 बाघों के सिर जियांगलोंग के सिर के दोनों तरफ जोर से टकराए। धमाका!
जहां तक जियांग लोंग का प्रश्न है, उसने अपना सिर नीचे किया और अपने पैरों का उपयोग करके हांग बिन की छाती में छेद कर दिया। होंग बिन, चू यान घबरा गया और अखाड़े की ओर भागा। हांग बिन की छाती से खून बह रहा था और वह पीछे की ओर भागा। बीच में उसने पीछे की ओर कलाबाजी की और मुश्किल से अपने बाएं पैर पर खड़ा हो पाया। जियांग लोंग ने अपना सिर हिलाया और उसे थोड़ा चक्कर आया। ठीक है, यह हमला बुरा नहीं है। इसके विपरीत, जियांग लोंग को फोटो खिंचवाने से केवल थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन हांग बिन बहुत दयनीय स्थिति में था। हालांकि 2 सींगों से उसकी छाती पर हुए छेदने वाले घावों ने उसके दिल को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब थी। हांग बिन ने अपनी मुट्ठियां बार बार हिलाईं, जिससे युआन क्यूई से भरे बाघ के सिर बाहर निकल आए। जियांग लोंग ने अपना शरीर सीधा किया और बड़े कदमों से हांग बिन की ओर बढ़ा। उसने लापरवाही से अपनी बड़ी, मोटी भुजाएं हिलाईं और युआन क्यूई बाघ के सिरों को एक एक करके दूर फेंक दिया। बाघ देवता नश्वर संसार से अवतरित हुए। हांग बिन ने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का प्रयोग किया। वह प्रकाश के एक भयंकर बाघ में परिवर्तित हो गया और जियांग लोंग की ओर झपटा। जियांग लोंग अचानक जंगली बैल की तरह उछलने लगा, ऊपर नीचे कूदने लगा, उसका शरीर तेजी से घूमने लगा। उसने अपने सिर का उपयोग चमकते हुए बाघ को रोकने के लिए किया। धमाका! जियांग लोंग के सिर से रेडियंट टाइगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके तुरंत बाद 2 सींग हांग बिन के पेट में घुस गए। क्योंकि जियांग लोंग का शरीर घूम रहा था, हांग बिन के पेट में सींगों की एक जोड़ी पागलों की तरह घूमने लगी। हांग बिन, हार स्वीकार करो। चू यान ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें लाल हो गईं। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। हांग बिन का पेट पहले ही मांस के पेस्ट में बदल चुका था और उसके शरीर के 2 हिस्से एक घूंट के साथ अलग हो गए। उसका ऊपरी और निचला शरीर मैदान के किनारे पर गिर गया। हांग बिन, हिलना मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। अर्जुन और अन्य लोग चौंक गए और जल्दी से आगे बढ़ गए। अर्जुन ने दांत पीसकर चिल्लाया। हांग बिन ने अपना सिर उठाया और अर्जुन को देखा। अच्छा खांसी, क्या अफसोस है। मैं मूल रूप से आपके साथ एक अच्छी लड़ाई करना चाहता था। ऐसा लगता है कि कोई संभावना नहीं है। अर्जुन, तुम ही हो जिसने मुझे हराया है। तुम्हें खांसी खांसी, तुम्हें खांसी। हारना नहीं चाहिए। बोलते हुए हांग बिन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। आह 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 आह! अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके दिल का गुस्सा भड़क उठा। हाँ, इसमें दुखी होने की क्या बात है। मैदान पर खड़े होकर जियांग लोंग ने उसके कंधों को गले लगाया और कहा, कमजोर लोग मरने के लायक हैं। पागल, चुप हो जाओ। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से से कहा, क्या तुम में अभी भी कोई इंसानियत है? तुम वास्तव में अभी भी हंस सकते हो? मानव स्वभाव क्या है? जियांग लोंग जोर से हंसा। राजा बनना और डाकू को हराना हमेशा से ऐसा ही रहा है। भले ही लाओ झान मर जाए, हमें उसके लिए दुख नहीं होगा। अक्षमता के कारण मरो। यदि तुम अक्षम हो, तो तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और दांत पीस लिए। बेहतर होगा कि तुम मेरे जैसे समूह में न रहो, नहीं तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। जियांग लोंग हंसा और मैदान में चला गया। शीर्ष 8 के लिए लड़ाई में पहले समूह की सभी लड़ाइयां समाप्त हो चुकी थी। उस रात अर्जुन चू यान को खोजने गया। जब उसे चू यान मिली तो वह अपने कमरे में चुपचाप रो रही थी। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने कहा, मेरी संवेदना। चू यान ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? जियांग चेंग ने हमें धोखा दिया और हांग बिन और जियान्योंग भी युद्ध में मारे गए। क्या तुम मुझ पर दया करने आए हो? मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने अपना मुंह खोला और कहा, हालांकि मैं हमेशा हांग बिन के साथ मतभेद में रहा हूं। जब हाओरन संप्रदाय संकट में था, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हो गया।
वह एक वीर की तरह मरा, लोहे की हड्डियों वाला एक आदमी। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ फैलाया और उसकी हथेली में एक भंडारण अंगूठी थी। उसने कहा, यह वही है जो मैंने हांग बिन से लड़ाई करके प्राप्त किया था। मूल रूप से मैं उसकी इस निशानी को एक स्मारक के रूप में हाओरन पर्वत श्रृंखला में दफनाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हांग कबीले को इसे संभालने दो। चू यान ने स्टोरेज रिंग ले ली और उसकी आंखें फिर से लाल होने लगीं। वह घुटी हुई बोली, अर्जुन, क्या तुम डर रही हो? शायद हम सबका अंत हांग बिन जैसा हो जाएगा। डर लगता है, अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन मैं मौत से नहीं, बल्कि असफलता से डरता हूं। मुझे डर है कि मैंने प्रकृति संप्रदाय के मेरे प्रति पालन पोषण को निराश कर दिया है, और मुझे डर है कि मैंने संप्रदाय के गुरु के विश्वास को भी निराश कर दिया है। अध्याय 312 जू बुफान। यह सुनकर चू यान थोड़ा स्तब्ध रह गया और बोला, क्या तुम्हें सचमुच मौत से डर नहीं लगता? अर्जुन बैठ गया और बोला, कोई भी मौत से नहीं डरता। कम से कम कोई भी मरने को तैयार नहीं है। हालांकि चीजें पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुकी हैं। हमारे कई कनिष्ठ भाई पहले ही ब्लू टाइड महाद्वीप की गरिमा के लिए मर चुके हैं। अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं आशा करता हूं कि मैं वरिष्ठ भाई हांग बिन की तरह युद्ध के मैदान में मर सकूंगा। यह सुनकर चू यान की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। अर्जुन, मुझे खेद है, हमने पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें इतनी उदारता से स्वीकार करने को तैयार होगे। अर्जुन ने खिलखिलाकर मुस्कुराया और चू यान के आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ा। हम सभी युवा लोग हैं। अतीत सिर्फ युवा लोगों के बीच इच्छा शक्ति की लड़ाई है, लेकिन हमारे देश की विपत्ति की तुलना में वह थोड़ा सा टकराव किस काम का? हम इस समय केवल हाओरन संप्रदाय के अनुयायी हैं। हमारी कोई और हैसियत नहीं है। हाँ, चू यान ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपकी छोटी चिड़िया ने यह अंगूठी चुराई है? हाँ, अर्जुन का चेहरा लाल हो गया, और जब लिटिल स्पैरो ने अन्य लोगों को उसके बारे में बात करते सुना तो उसने तुरंत अपना सिर उठाया और घमंडी लग रहा था। तुम्हारा अहंकार कैसा है? अर्जुन को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने हल्के से पक्षी के माथे पर हाथ मारा। यह दृश्य देखकर चू यान अपनी हंसी रोक नहीं पाई। फिर उसकी आंखें हिल गईं और उसने कहा, ओह ठीक है, मुझे याद है कि तुम्हारा वह किंग स्पैरो सील भी इसे छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था, है ना? सही, अर्जुन ने कहा। चू यान ने कहा, तो फिर आपको इस पक्षी की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो आप राजा गौरिया सील को रिहा नहीं कर पाएंगे। आप खुद पक्षी नहीं बन सकते, है ना? अर्जुन का शरीर थोड़ी देर के लिए झटका खा गया और उसने जल्दी से चू यान के कंधे को पकड़ लिया और कहा, तुमने क्या कहा? चू यानकी ने कहा, मैंने कहा था, मैं चाहता हूं कि आप पक्षी की रक्षा करें। कुछ गड़बड़ है। आखिरी वाक्य, अर्जुन ने उत्साह से पूछा। चू यान उलझन में पड़ गया और बोला, तुम खुद पक्षी में नहीं बदल सकते, है ना? आह! हाँ। हाँ। मैं इतना मूर्ख क्यों हूं? अर्जुन ने उसके माथे पर थपथपाया। जैसे ही उसने यह कहा, अर्जुन ने दरवाजा खोला और बिना किसी निशान के भाग गया। चू यान वहीं चुपचाप बैठ गया और बोला, मैंने क्या गलत कहा? सूर्य शिखर। अर्जुन पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और खुद से बुदबुदाया, ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं ऐसा न कर सकूं। मैं एक दिव्य ग्रेड लाइटनिंग मेरिडियन जन्मजात हूं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं ऐसा न कर सकूं। दिव्य प्रतिभा, क्या ऐसा कठिन काम करना संभव नहीं है जो कोई और न कर सके? अनंत संभावनाएं हैं। नश्वर, आत्मा, पृथ्वी, स्वर्ग और दिव्य ग्रेड 5 प्रतिभा ने 5 मेरिडियन की विशेषताओं के प्रति आत्मीयता की ताकत का प्रतिनिधित्व किया।
नश्वर श्रेणी सबसे कमजोर थी और वह केवल संबंधित विशेषता शक्ति को अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। स्वर्गीय श्रेणी सबसे मजबूत थी और स्वर्गीय श्रेणी के अग्निशिरा विशेषज्ञ आग की लपटों में भी बेतहाशा नृत्य कर सकते थे। ऐसी कई चीजें थीं जो स्पिरिट ग्रेड अग्निशिराओं द्वारा पूरी की जा सकती थीं। साधारण ग्रेड अग्निशिराएं ऐसा करने में असमर्थ थीं, जबकि पृथ्वी ग्रेड अग्निशिराएं ऐसा कुछ भी करने में असमर्थ थीं जो स्पिरिट ग्रेड अग्निशिराओं द्वारा पूरा किया जा सकता था। जब उसकी प्रतिभा दिव्य स्तर तक पहुंच गई तो यह लगभग वैसा ही था जैसे अर्जुन वह सब कुछ कर सकता था जिसके बारे में वह सोच सकता था। दिव्य श्रेणी का अर्थ था कि यह सर्वव्यापी थी और इसमें अनगिनत संभावनाएं थीं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों से मुहरे बनाने लगा। अगले दिन लड़ाई का दूसरा समूह शुरू हुआ। सुबह के पहले मैच में हाओरान संप्रदाय के मुरोंग वांकिंग का मुकाबला ब्लेजिंग फायर संप्रदाय के झांग जोंगवेई से हुआ। मुरोंग वांकिंग ने झांग जोंगवेई को आसानी से हरा दिया और जीत हासिल की। दूसरे मैच में द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के जियांग चेंग ने एज्योर क्लाउड सेक्ट के कियान जुन के खिलाफ मुकाबला किया। जियांग चेंग ने अपनी भयानक जलशिरा प्रतिभा, जल परिवर्तन शरीर, बर्फ का इस्तेमाल किया। उसने कियान जून को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया और जीत हासिल की। तीसरा मैच हाओरान संप्रदाय के जियांग यू और स्वर्गीय गहन संप्रदाय के यी डोंग के बीच था। जियांग यू को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने तुरंत हार स्वीकार कर ली, लेकिन किसी ने उसे दोष नहीं दिया। चू यान की क्षमताओं को सभी ने देखा था। सीनियर सिस्टर जियांग यू के रूप में चू यान यी डोंग से हार गई थी। जियांग यू को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। चौथी लड़ाई में प्रकृति संप्रदाय के शेन लिनहाई ने स्वर्गीय गहन संप्रदाय के जू बुफान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह अंतिम 8 लड़ाइयों में से अंतिम लड़ाई थी। विजेता अंतिम 8 में प्रवेश करेगा और अगली 4 लड़ाइयों में भाग लेगा। लिनहाई, सावधान रहना, मुरोंग वांकिंग ने निर्देश दिया। उस जू बुफान का मार्शल कौशल बहुत अजीब है। उसे अपने शरीर को छूने मत देना। शेन लिनहाई ने गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैंने उसे पहले ही कई लड़ाइयां लड़ते देखा है। मुझे पता है। फिर वे दोनों मैदान में उतरे। रेफरी ने मैच शुरू होने की घोषणा की और मैच आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। क्योंकि फेंग झाओकी ने पहले ही द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से स्प्रेड को हरा दिया था, इसलिए सभी को इस मैच से बड़ी उम्मीदें थीं। हर कोई दूसरे चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। शेन लिनहाई भारी हथियारों का इस्तेमाल करता था। उसके पास कोई स्थायी हथियार नहीं था। कभी कभी वह एक बड़ी कृपाण का इस्तेमाल करता था और ज्यादातर समय वह युद्ध के हथौड़े और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता था। वास्तव में 5 महान परिवारों के शिष्यों में शेन लिनहाई को एक शक्ति प्रकार का मार्शल कलाकार माना जा सकता है। दुर्भाग्य से 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा में एक जियांग लोंग दिखाई दिया। उसने शेन लिनहाई की सारी तीक्ष्णता दबा दी, जिससे सभी को केवल जियांग लोंग के बारे में पता चला, शेन लिनहाई के बारे में नहीं। इस बार जू बुफान से निपटने और अधिक लचीलापन हासिल करने के लिए शेन लिनहाई ने एक लंबी कृपाण का इस्तेमाल किया। ब्लेड लगभग 2 मीटर लंबा, 5 अंगुल चौड़ा और 2 अंगुल मोटा था। विस्फोट के लिए तैयार हो, जू बुफान ने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ अपनी तर्जनी उंगली चाटी। शेन लिनहाई ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ ऊपर उठाकर एक ब्लेड लाइट बनाई। जू बुफान हंसा और उसका शरीर अचानक कांप उठा। एक फुफकार के साथ वह एक छाया में बदल गया और ब्लेड की रोशनी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ शेन लिनहाई की ओर भागा। जब जू बुफान शेन लिनहाई के सामने पहुंचा तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और शेन लिनहाई के कंधे पर आ गया। शेन लिनहाई का शरीर तेजी से पीछे हटा और उसने फिर से वार किया। जू बुफान को पीछे हटने पर मजबूर करने के बाद उसने तुरंत जू बुफान का पीछा किया। शेन लिनहाई की कृपाण तकनीक एक उफनती नदी की तरह थी, प्रभावशाली और भव्य,
जिसने शू बुफान को कभी भी जवाबी हमला करने का मौका नहीं दिया। जू बुफान की हालत बहुत खराब थी और उसने जल्दबाजी में शेन लिनहाई के हमले को चकमा दे दिया। उसने शेन लिनहाई पर हमला करने के कई अवसर तलाशे थे, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ। यह देखकर अर्जुन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि जू बुफान की कठोर शक्ति गहन आकाश संप्रदाय के 5 लोगों में सबसे कमजोर होनी चाहिए। शू बुफान एक के बाद एक जीतने में सक्षम था। इसका कारण यह था कि उसके पास एक अद्वितीय मार्शल कौशल था जो किसी के शरीर को छूकर उसे विस्फोट कर सकता था। अकेले युद्ध क्षमता के मामले में वह शेन लिनहाई का प्रतिद्वंद्वी भी नहीं था। शेन लिनहाई ने लगातार 13 बार दरवाजा खोला और बंद किया। आखिरकार उसकी एक तलवार शू बुफान के कंधे पर लगी। हालांकि उस समय जू बुफान का दाहिना हाथ भी शेन लिनहाई की छाती तक पहुंच गया था। शेन लिनहाई केवल अपने दांत भींच सकता था और पीछे हट सकता था। उसने तलवार को बहुत गहराई से नहीं मारा। उसने केवल जू बुफान के कंधे पर एक तलवार का घाव छोड़ा और उसका पूरा हाथ नहीं देख सका। हाँ, शेन लिनहाई ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हारी चाल पहले ही देख ली है। जब तक तुम इसे नहीं छूते, तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। बकवास। जू बुफान का चेहरा गुस्से से भर गया। जैसे ही उसने यह कहा, जू बुफान का शरीर फड़क उठा और उसने एक बार फिर शेन लिनहाई को धमकाया। शेन लिनहाई भी हिल गया और वे दोनों एक दूसरे से टकरा गए। जू बुफान ने अपना हाथ पीछे किया और शेन लिनहाई की पीठ को छुआ। शेन लिनहाई ने जवाबी हमला करते हुए तलवार से शू बुफान का हाथ अलग कर दिया और तलवार का ब्लेड शू बुफान की पीठ पर छोड़ दिया। पुह! एक ही वार से जू बुफान लड़खड़ाकर मैदान में गिर पड़ा। उसकी पीठ पर चाकू का एक भयानक घाव था। शू बुफान के हाथ को अलग करने के लिए इस कृपाण को थोड़ा सा बगल की ओर काटा गया, अन्यथा इसे रीढ़ की हड्डी पर लगना चाहिए था। दर्शक उबल पड़े। क्या यह संभव है कि दूसरी विजय आ रही है? कमीने, जू बुफान ने जमीन से उठने की कोशिश की और गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? अध्याय 313 एक अथाह युद्ध कौशल। आओ, शेन लिनहाई, उसे मार डालो, दर्शकों ने जोर से चिल्लाया। जीत आसन्न थी। शेन लिनहाई पहले से ही आश्वस्त था। उसके हाथ में लंबी कृपाण कांप उठी और ताओ ताओ युआन क्यूई बाहर निकल आया। एक कृपाण तेजी से गुजरी, अपने साथ एक शानदार कृपाण पवन लेकर आई। जू बुफान अजीब तरीके से चकमा खा गया और तेज हवा से उड़ गया। शेन लिनहाई ने फिर से उसका पीछा किया और जू बुफान की आंखों में पहले से ही निर्दयता की चमक थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अरे कमीने, अभी घमंडी होने की जल्दी है। बोलते समय शू बुफान ने अचानक अपना हाथ हिलाया। सबकी निगाहों के सामने शेन लिनहाई, जो जू बुफान का पीछा कर रहा था, अचानक हवा में उछल गया। आसमान में 1 दर्जन चक्कर लगाने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या? अगर आप अपने शरीर को नहीं भी छूते तो भी आप दुश्मन को घायल कर सकते हैं? सभी लोग आश्चर्य से पीले पड़ गए। अभी जब जू बुफान ने अपना हाथ उठाया तो वह शेन लिनहाई से कम 7 से 8 मीटर दूर था, लेकिन शेन लिनहाई को किसने गिरा दिया था? शेन लिनहाई जमीन से उठ खड़ा हुआ, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपना सिर नीचे करके अपनी छाती को देखा और पाया कि उसकी छाती पर एक गहरा घाव था। यह शेन लिनहाई ने अपने दांत पीस लिए और तेजी से भागने लगा। उसने जू बुफान के चारों ओर एक बड़ा चाप बनाया और लगातार जू बुफान की ओर तलवार से वार करता रहा। कृपाण किरणें सभी दिशाओं से शू बुफान की ओर बढ़ी। जू बुफान ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अचानक नीचे सरक गया। फुफ! एक तीखी चाबुक की आवाज के साथ शेन लिनहाई द्वारा काटी गई सारी कृपाण की रोशनी टूट गई। जू बुफान ने उछलकर अपना हाथ हिलाया,
जिससे शेन लिन्हाई का पूरा शरीर अचानक आसमान में उठ गया। मरो, जू बुफान ने दांत पीसते हुए अपने दाहिने हाथ से काटा। वूश! शेन लिन्हाई को लगा जैसे उसे बहुत जोर से चोट लगी हो और उसका शरीर अचानक पीछे की ओर उछल गया। जमीन पर गिरने के बाद उसके माथे पर पहले से ही एक घाव दिखाई दे रहा था, जो उसके बाएं कंधे से फिसलकर उसके दाएं जांघ तक पहुंच गया था। उसके घाव से खून बहने लगा और मांस और खून बाहर निकलने लगा। यह क्या बकवास है? हर कोई अतुलनीय रूप से हैरान था। आखिर शेन लिन्हाई को घायल करने के लिए जू बुफान ने कौन सी विधि अपनाई? क्या यह हवा हो सकती है? मुरोंग वांकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह हो सकता है कि जू बुफान अपने नंगे हाथों से हवा पर हमला कर सकता है और फिर हवा से लिन्हाई पर हमला कर सकता है? लेकिन यह बहुत ही शानदार है। यहां तक कि मुरोंग वांकिंग को भी लगा कि उसने जो कहा वह संभव नहीं था, लेकिन फिलहाल इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। अर्जुन ने शू बुफान के दाहिने हाथ को ध्यान से देखा। वह यह देखना चाहता था कि शू बुफान का मार्शल कौशल वास्तव में किस प्रकार प्रकट हुआ था। शेन लिन्हाई ने तीव्र दर्द को सहन किया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। वह हठपूर्वक जू बुफान की ओर भागा। जू बुफान ने जोर से हंसते हुए शेन लिन्हाई की ओर दौड़ लगाई। जब तक वे दोनों 10 मीटर की दूरी पर थे, शेन लिन्हाई ने अपनी तलवार पहले ही ऊंची उठा ली थी। जू बुफान के दाहिने हाथ ने अचानक शून्य को पकड़ लिया और फिर वह आगे कूद गया। पुह! इससे पहले कि शेन लिन्हाई अपनी कृपाण जमीन पर उतार पाता, उसका शरीर तुरंत रुक गया और उसके पेट पर एक गोलाकार छेदने वाला घाव दिखाई दिया। इसके अलावा उसका शरीर अभी भी हवा में तैर रहा था और उसके पैर जमीन से केवल 1 फुट की दूरी पर थे। आखिर तुमने यह कैसे कर दिया? प्रतियोगियों ने अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखा। क्या हो रहा है? अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने शू बुफान के दाहिने हाथ को ध्यान से देखा। उस मार्शल कौशल के संकेत खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि जब जू बुफान हमला कर रहा था, तो उसके शरीर में युआन क्यूई तेजी से उसके दाहिने हाथ की ओर संघनित हो गई थी, लेकिन फिर और कुछ नहीं था। जब बड़ी मात्रा में युआन क्यूई जू बुफान की हथेली में संघनित हुई, तो ऐसा लगा जैसे वह अचानक गायब हो गई हो। क्या ऐसा हो सकता है कि, जैसा कि मुरोंग वांकिंग ने कहा था, जू बुफान ने हवा पर हमला किया और हवा ने शेन लिन्हाई पर और भी अधिक हमला किया? दुनिया में एक अजीब युद्ध कौशल था। शेन लिन्हाई को भी मजबूत माना जाता था। उसने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया और हांफते हुए अपना पेट ढक लिया। सौभाग्य से उसके दिल और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को कोई चोट नहीं आई। हालांकि उसे डर था कि उसकी एक आंत पहले ही टूट चुकी थी। एक मार्शल कलाकार अभी भी ऐसी चोटों को सहन कर सकता है। शेन लिन्हाई ने अविश्वसनीय ढंग से दहाड़ लगाई और हमला करने के लिए अपनी कृपाण उठाई। लिन्हाई, सावधान! उससे सीधे मत लड़ो। वह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए हवा का इस्तेमाल कर सकता है, मुरोंग वांकिंग चिल्लाया। यह ऐसा था जैसे एक मार्शल कलाकार ने एक पेड़ पर लात मारी और वह पेड़ उड़कर दुश्मन पर गिर पड़ा। शेन लिन्हाई अचानक नींद से जाग गया। उसने उत्साह से तलवार पकड़ी और सीधे जू बुफान पर हमला करना जारी रखा। सच में? बस इतना ही? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। जू बुफान के हाथ से गायब हुआ युआन क्यों कहाँ गया? शू बुफान खिलखिलाकर हंसा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर अचानक उसे हिलाया। इस समय शेन लिन्हाई अचानक घूम गया। उसने अपनी निगाहों से अपने और जू बुफान के बीच एक आभासी पत्थर बना दिया। अगर जू बुफान पत्थर से टकराता, तो पत्थर सीधी रेखा में उसकी ओर ही टूटता। शेन लिन्हाई ने चतुराई से इस पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाया और उसका शरीर एक चाप में फिसल गया। अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली और जू बुफान के शरीर में युआन क्यूई की दिशा को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया।
जब कोई मार्शल कलाकार अलग अलग मार्शल कौशल जारी करता था तो युआन क्यूई का उसके मेरिडियन से बहने का तरीका भी अलग होता था। अर्जुन जू बुफान के युआन क्यूई को प्रसारित करने के तरीके को समझने के लिए सभी संभव साधनों का उपयोग करना चाहता था, लेकिन यह अभी भी वही क्षण था। जू बुफान की युआन क्यूई बिना किसी चाल के बहुत ही सामान्य तरीके से घूम रही थी, लेकिन जब बड़ी मात्रा में युआन क्यूई जू बुफान के दाहिने हाथ में संघनित हुई तो वह फिर से गायब हो गई। इस बार तुम, शेन लिन्हाई उत्साह से चिल्लाया। वूश! शेन लिन्हाई, जो पहले ही जू बुफान की सीधी रेखा को चकमा दे चुका था, अचानक उछल पड़ा और उसके शरीर के एक तरफ एक बड़ा घाव दिखाई दिया। जैसे ही शेन लिन्हाई उड़ी, जू बुफान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, मरो! उसके उठे हुए हाथ अचानक नीचे आ गए। शेन लिन्हाई बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन उसने अस्थायी रूप से अपनी तलवार उठाई। यहां तक कि उसे भी नहीं पता था कि वह क्या रोकना चाहता था। लेकिन उसे तुरंत कमर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ और उसके हाथ में मौजूद कृपाण अचानक डूब गई। शेन लिन्हाई का शरीर फिर से पीछे की ओर लुढ़क गया और वह तुरंत अखाड़े से बाहर निकल गया। जहां तक उसकी कमर की बात है, वह लगभग कटकर अलग हो गई थी। सौभाग्य से लंबी कृपाण ने उसे रोक दिया, अन्यथा उसका शरीर टूट जाता। जू बुफान ने यह लड़ाई जीत ली। रेफरी ने अंतिम परिणाम की घोषणा की। अर्जुन और अन्य लोग शेन लिन्हाई की चोटों का इलाज करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। क्या तुमने इसे स्पष्ट रूप से देखा है? तुम्हें चोट कैसे लगी? मुरोंग वांकिंग ने शेन लिन्हाई के घाव पर दबाव डाला और गहरी आवाज में पूछा। शेन लिन्हाई ने अपना सिर हिलाया और पीला चेहरा बनाकर कहा, मैं उनके मार्शल कौशल को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। पहाड़ के पार मवेशियों को पीटना? लुओ युआन ने भौहें सिकोड़ी। बहुत समान, लेकिन निश्चित रूप से नहीं। अर्जुन ने तुरंत लुओ युआन के अनुमान को खारिज कर दिया। बैल को पहाड़ पर पटकना एक खास तरह के युद्ध कौशल का वर्णन था। इसका मतलब था कि अगर किसी के शरीर का कोई हिस्सा किसी चीज को नहीं छूता है तो वह हवा के जरिए नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर दूर स्थित किसी पेड़ पर ताड़ का पेड़ काटता है तो पेड़ के तने पर ताड़ का निशान बन जाता है। हालांकि इस तरह का मार्शल कौशल बहुत बुनियादी था, हथेली की हवा पर निर्भर था। हालांकि झांग फेंग इसे नहीं देख सकता था, लेकिन इसकी शक्ति नगण्य थी। चाहे ताड़ की हवा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, युआन क्यूई के साथ लापरवाही से हमला करना बेहतर था। यह जियांटियन क्षेत्र में ताड़ की हवा से भी अधिक शक्तिशाली थी और यह जियांटियन क्षेत्र में ताड़ की हवा से भी अधिक शक्तिशाली थी। अध्याय 314 शीर्ष 4। शीर्ष 8 के लिए लड़ाई आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई थी। पहले समूह के विजेता सदस्य फेंग झाओकी, अर्जुन, चू यान और जियांग लांग थे। दूसरे समूह के विजेता सदस्य मुरोंग वांकिंग, जियांग चेंग, यीडोंग और जू बुफान थे। उनमें से 8 ने सफलतापूर्वक शीर्ष 8 में जगह बनाई। अगले 3 दिन तक वे आराम करेंगे और चौथे दिन शीर्ष 4 के लिए लड़ेंगे। हाओरन संप्रदाय में लौटने के बाद हर कोई चिंतित था। सबसे अधिक परेशान करने वाला व्यक्ति जू बुफान था। चाहे वह जियांग लोंग हो या यीडोंग जियांग चेंग, कम से कम इन लोगों के हमलों को देखा और महसूस किया जा सकता था। दूसरी ओर, जू बुफान एक बड़ा अनिश्चित कारक था। इस व्यक्ति के मार्शल कौशल को एक अलग प्रकार का कहा जा सकता है, जिससे दूसरों के लिए चाल चलना असंभव हो जाता है। और जिस बात से सभी सबसे ज्यादा चिंतित थे, वह था इस तरह का प्रतिद्वंद्वी। आप दूसरों के युद्ध कौशल को देख भी नहीं सकते, तो आप उन्हें ध्वस्त करने की बात कैसे कर सकते हैं? शाम को सभी लोग जवाबी उपायों के बारे में सोचने के लिए एकत्र हुए। मुरोंग वांकिंग ने गंभीर स्वर में कहा, लिन हाई की आखिरी चाल ने स्पष्ट रूप से जू बुफान के सीधे हमले को चकमा दिया, लेकिन फिर भी उसे चोट लगी।
क्या यह हो सकता है कि जू बुफान का मार्शल कौशल अभी भी पलट सकता है? अगर ऐसा है तो यह बहुत परेशानी वाली बात होगी। शुरू में तो वह शत्रु के युद्ध कौशल को देख ही नहीं सकता था, पर अब तो उसे चकमा देने के लिए पूर्वाभास का प्रयोग करने का तरीका भी अप्रभावी हो गया था। सब लोग वापस जाओ और अपने मालिक से पूछो, अर्जुन ने सुझाव दिया। चलो देखते हैं कि क्या हमारे मालिक ने कभी ऐसे अजीब मार्शल कौशल के बारे में सुना है। सभी लोग अलग हो गए और अपने अपने स्वामियों से पूछने चले गए। जू कयुए के दृष्टिकोण से अर्जुन को केवल 3 शब्द मिले, मुझे नहीं पता। जू कयुए ने कभी अदृश्य मार्शल कौशल के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि कोई भी मार्शल कौशल मौसम या युआन क्यूई पर आधारित होता है। जब तक यह इन 2 चीजों से संघनित एक मार्शल कौशल था, तब तक इसे न देख पाने जैसी कोई बात नहीं थी। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि शक्ति के साथ प्रदर्शित किया जाने वाला युद्ध कौशल मुट्ठी और पैरों की सीधी हरकत थी और अदृश्य कथन जैसी कोई चीज नहीं थी। जब सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए तो जवाब बिल्कुल एक जैसा था। किसी भी पीक मास्टर ने कभी ऐसे मार्शल कौशल के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने तो यहां तक सोचा कि दुनिया में ऐसे मार्शल कौशल का अस्तित्व होना असंभव है। तब तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, उस स्थिति में जू बुफान का मार्शल कौशल भी प्राचीन मार्शल मकबरे से प्राप्त हुआ था। 3 दिन बाद शीर्ष 4 के लिए लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई समूहों में विभाजित नहीं थी। 8 प्रतियोगियों में से प्रत्येक ने अपने विरोधियों का निर्धारण करने के लिए लॉटरी निकाली। युद्ध सूची इस प्रकार थी। शीर्ष 4 में पहली लड़ाई, अर्जुन बनाम जू बुफान। गेम 2, मुरोंग वांकिंग बनाम जियांग चेंग। गेम 3, फेंग झाओकी बनाम जियांग लोंग। चौथा मैच, चू यान फिर से यी डोंग के खिलाफ। लड़ाई के इस बिंदु पर सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को समाप्त कर दिया गया था। शेष 8 प्रतियोगियों में से 4 हाओरन संप्रदाय से थे और 4 गहन आकाश संप्रदाय से थे। यह संयुक्त परीक्षा में सच्चे विशेषज्ञों के बीच अंतिम मुकाबला था। वहां बिल्कुल भी पानी नहीं था। कोई भी आगे बढ़ने के लिए भाग्य पर भरोसा नहीं कर सकता था। तीसरे स्तर के 4 प्रकृति रिटर्निंग संप्रदाय मार्शल चिकित्सकों ने 5वें स्तर के 3 और मूल रिटर्निंग संप्रदाय के तीसरे स्तर के स्वर्गीय गहन संप्रदाय मार्शल चिकित्सकों में से एक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जीत की दर पहले से ही बहुत कम थी। ऊपर से जब रेफरी ने सार्वजनिक रूप से एक और मामला घोषित किया तो सभी का मूड खराब हो गया, क्योंकि फेंग झाओकी और स्प्रेड आउट लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गए थे। फेंग झाओकी अभी भी कोमा से नहीं जागा था। रेफरी ने मौके पर ही घोषणा कर दी कि फेंग झाओकी अंतिम 4 में अनुपस्थित है और उसने मतदान से परहेज किया। जियांग लोंग बिना किसी लड़ाई के जीत गया। यह समाचार सुनकर सभी दर्शकों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। युद्ध शुरू होने से पहले ही वह हार चुका था। किसी ने फेंग झाओकी को दोष नहीं दिया, लेकिन हर कोई उसके बाद होने वाले भाग्य को लेकर चिंतित था। अब जबकि वह 3 प्रकृति संप्रदाय के शिष्य बन चुके थे और 4 स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ लड़ चुके थे, उनकी जीत की संभावना पहले से ही 0 से भी नीचे थी। अब दोनों पक्षों के प्रतियोगियों को पहली लड़ाई के लिए आमंत्रित करें, रेफरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की। अर्जुन और जू बुफान एक ही समय में मैदान में उतरे। अर्जुन, सावधान रहो, मोहाई ने अखाड़े के नीचे से चिल्लाया। हर कोई भावुक हो गया। अर्जुन संयुक्त परीक्षा में सबसे बड़े डार्क हॉर्स में से एक था। अब तक फेंग झाओकी के अलावा, जिसने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्जुन को पीछे छोड़ दिया था, अर्जुन सभी के दिलों में सबसे होनहार प्रतियोगी था जिसने द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को हराया था। हालांकि जब अर्जुन का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो ऐसा नहीं कर सकता था, तो उसका सामना जू बुफान से हुआ, जो अथाह था और जिसे देख पाना असंभव था। इस बार हर कोई बेहद चिंतित था, यह सोचकर कि चाहे अर्जुन कितना भी मजबूत क्यों न हो,
वह निश्चित रूप से इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि अंतिम 4 का पहला मैच आधिकारिक रूप से शुरू होगा। रेफरी ने युद्ध का संकेत दिया। हा, अर्जुन, अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दो, जो बुफान ने घमंड से हंसते हुए कहा। उसने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी कसी और अचानक उसे अर्जुन की ओर घुमाया। वूश! अर्जुन ने अपना सिर झुकाया और उसके चेहरे पर हल्का सा खरोंच का निशान दिखाई दिया। क्या? जो बुफान दंग रह गया, आप वास्तव में उड़कर नहीं आए? हाँ, यह सही है। अर्जुन को उसके स्तर के हमले से नहीं हराया जा सकता। दर्शकों ने फिर से जयकार की। उन्हें अचानक याद आया कि जब अर्जुन ने हांग बिन से लड़ाई की थी तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और वह पहले से ही बेहद शक्तिशाली था। यहां तक कि हांग बिन के साथ टाइगर हेड को भी अर्जुन एक हाथ से रोक सकता था। अरे, तो क्या हुआ? शू बुफान का चेहरा बदल गया। चाहे तुम कितना भी विरोध करो, तुम फिर भी घायल हो ही जाओगे। देखते हैं तुम कितने समय तक टिक पाते हो। अर्जुन ने भावशून्यता से अपने चेहरे पर लगी चोटों को छुआ। फिर उसने दोनों हाथों में तलवार थामी और शू बुफान पर वार किया। तेज रोशनी से छोड़ी गई कृपाण की रोशनी जू बुफान की ओर सीटी बजाती हुई चली गई। जू बुफान ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी कसी और उसे कई बार हवा में घुमाया। हुश, हुश, हुश! अर्जुन की कृपाण की रोशनी वास्तव में लगातार 3 बार टिमटिमाई। हालांकि अर्जुन की कृपाण की रोशनी मजाक के लिए नहीं थी। यह वास्तव में शू बुफान की ओर बरकरार रही। आह! अटूट! जो बुफान का दिल बैठ गया और वह जल्दी से चकमा देने लगा। कृपाण की रोशनी शू बुफान के शरीर के करीब चिपक गई और फिसल गई। जो बुफान को ठंडा पसीना आ गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने एक ही चाबुक से शेन लिनहाई की सारी कृपाण लाइटें तोड़ दी, लेकिन 3 चाबुक से अर्जुन की एक भी कृपाण लाइट नहीं टूट सकी। ये दोनों मूल वापसी के तीसरे स्तर पर हैं। उनकी मूल क्यूई की ताकत में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? अर्जुन, अद्भुत! शेन लिनहाई को 2 लोगों का सहारा मिला और वह मैच देखने के लिए लकड़ी की कुर्सी पर बमुश्किल बैठ सके। अखाड़े में अर्जुन ने अपने हाथ में एक विशाल कृपाण पकड़ी और कदम से कदम मिलाकर जू बुफान की ओर चला। शू बुफान ने दांत पीसते हुए कहा, क्या हम यह चाल आजमा सकते हैं? बोलते समय उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अचानक नीचे वार किया। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और बगल की ओर देखा, लेकिन फिर उसे लगा जैसे कोई चीज उसकी कमर के चारों ओर लिपट रही है, और फिर उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। जू बुफान उछल पड़ा और अपनी मुट्ठियां भींचकर जोर से नीचे की ओर झपटा। धमाका! अर्जुन की पीठ से एक धमाका हुआ। उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। वह लगातार 3 बार लुढ़का, फिर उसने अपने पैरों को सहारा दिया और फिर से खड़ा हो गया। कोड़ा! उत्सुकतावश अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी कमर की ओर देखा। उसकी कमर पर चोट का निशान था। जू बुफान एक बार फिर अवाक रह गया। उसने मन ही मन सोचा, इस बार मैंने शेन लिनहाई को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह नान का शरीर किस चीज से बना है? उसने वास्तव में विरोध किया। अध्याय 315 जू बुफान का रहस्य। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, चाहे आपका मार्शल कौशल कितना भी अजीब क्यों न हो, अगर मैं आपको गति से हरा दूं, तो आपके मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह सोचते ही अर्जुन का शरीर कांप उठा और उसने तुरंत छाया कदम का उपयोग किया। उसका शरीर वहीं गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही शू बुफान के पीछे खड़ा था और अपनी विशाल कृपाण को ऊपर उठाए हुए था। वह अपनी कृपाण को जमीन पर उतारने ही वाला था। जू बुफान की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह जल्दी से पलट गया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चयी भाव चमक उठा। उसने चकमा नहीं दिया और इसके बजाय अर्जुन की छाती को छू लिया।
यदि यह जारी रहा तो अर्जुन निश्चित रूप से एक ही कृपाण से जू बुफान को 2 भागों में विभाजित करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वह अपने फ्लैश स्टेप्स में बहुत तेज था और उसके पास ताकत जमा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि जू बुफान अर्जुन को छू सकता था और खुद को गंभीर रूप से घायल करने का जोखिम उठाकर अर्जुन को मार सकता था। वह पूरी ताकत से हमला कर रहा है, मुरोंग वांकिंग ने चिंता से कहा। जल्दी करो और बच निकलो। अर्जुन की आंखें फड़क उठीं जब उसने फिर से फ्लैश शैडो स्टेप्स जारी किए और उसका शरीर अचानक 10 मीटर दूर दिखाई दिया। हा अर्जुन, तुम किस लिए भाग रहे हो? क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते थे? जू बुफान ने ऊपर देखा और हंसा। वह उछल पड़ा और अपने दोनों हाथ अर्जुन पर फेंक दिए। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और ब्लेड से एक शक्तिशाली झटका महसूस किया, जिससे वह आधा मीटर पीछे की ओर खिसक गया। उसके शरीर के दोनों तरफ अखाड़े की सतह पर लगातार गड़गड़ाहट वाला विस्फोट हो रहा था। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। फिर उसने महसूस किया कि उसकी कमर कस गई है। उसका पूरा शरीर फिर से ऊपर उठ गया। उसने अपनी कृपाण लहराई और शू बुफान घबराकर भाग गया। हालांकि अर्जुन का शरीर पहले ही खींच लिया गया था। उसके बाद एक हुश हुश की आवाज आई। लगातार कई हमलों के बाद वे सभी क्रूरतापूर्वक अर्जुन पर फेंक दिए गए। अर्जुन का लबादा पूरी तरह से टूट गया था, जिससे उसकी छाती और पीठ पर कुछ चोट के निशान रह गए थे। कितना कठिन शारीरिक बचाव है! जू बुफान को लगा कि अर्जुन बेहद परेशान करने वाला था। इस मोड़ पर अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया और विचार करने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। जू बुफान के अधिकांश युद्ध कौशल कोड़े के रूप में प्रदर्शित होते थे, लेकिन एक बार उन्हें स्पष्ट रूप से हथौड़े से मारा गया था। इससे पहले उसने अपनी कृपाण से जो अवरोध उत्पन्न किया था, वह शत्रु द्वारा फेंके गए युआन क्यूई भाले जैसा था। यह कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही मार्शल कौशल वास्तव में कई अलग अलग पैटर्न जारी कर सकता है? या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके सभी युद्ध कौशल अदृश्य थे? हुश हुश हुश। अर्जुन के शरीर पर भारी हमले हुए, जिससे उसका शरीर कांप उठा, लेकिन वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। जू बुफान और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा था, लेकिन वह अभी भी अर्जुन की असली रक्षा को भेदने में असमर्थ था। इससे जू बुफान बेहद क्रोधित हो गया। कोड़ा, चाकू, हथौड़ा। लानत है! अर्जुन की आंखें अचानक हिल गईं और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं गलत दिशा में सोच रहा था। मैंने हमेशा सोचा था कि जू बुफान का मार्शल कौशल बहुत खास था, इसीलिए हम इसे नहीं देख सके। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने उसके शरीर में युआन क्यूई का संचार देखा, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तो यह इस तरह है। क्या हो रहा है, अर्जुन? लुओ युआन ने जल्दी से पूछा। हाँ, यहां दिखावा बंद करो। क्या तुम मेरी मार्शल स्किल को देख सकते हो? जू बुफान उछल पड़ा और उसने अपने हाथ हिलाए। अर्जुन ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई। फिर उसने अपनी आंखें पोंछी और बिजली की एक परत जल्दी से उसकी पुतलियों को ढक गई। जब उसने देखा कि उसके सामने क्या हो रहा था, तो अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, निश्चित रूप से कोई गलती नहीं हुई थी। जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन ने विशालकाय कृपाण को अपने पीछे रख लिया और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। इसके तुरंत बाद उसके हाथ भींच लिए गए। इस समय शू बुफान के हाथ भी हिलना बंद हो गए। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। असंभव! यह असंभव है। अर्जुन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे की ओर बढ़ाए और जू बुफान, जो बहुत दूर था, वास्तव में अर्जुन की दिशा में गिर गया। आह! यह असंभव है! शू बुफान ने घबराकर चिल्लाया और अपने हाथ ऊपर उठाए और तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी उंगलियां हवा में लहराईं। झनकार!
एक तीखी आवाज के साथ अर्जुन की 2 उंगलियों से चिंगारियां फूट पड़ी। तुमने कैसे देखा? देखा? जू बुफान की आंखें भय से भर गईं। दर्शक और प्रतियोगी भी बहुत आश्चर्यचकित थे। अर्जुन ने कहा, चूंकि इसे कोई और नहीं देख सकता, इसलिए मैं इसे जीवित रहने दूंगी। जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन की उंगलियों से मुलायम युआन क्यूई की एक गेंद निकली। युआन क्यूई वास्तव में हवा में एक कृपाण के आकार में संघनित हो गई। लेकिन यह कृपाण खोखली है, जिसका मतलब है मैं समझ गया। लुओ युआन ने उसके सिर पर थपथपाया और चिल्लाया, उस कमीने की युआन क्यूई अदृश्य हो सकती है। यह सुनकर सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह सही है, अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, हमें हमेशा संदेह था कि उसने जो मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया है वह विशेष है, लेकिन वास्तव में उसके पास कोई शक्तिशाली मार्शल कौशल नहीं है। बस इतना है कि उसकी अनोखी तकनीक उसकी युआन क्यूई को अदृश्य बनाए रख सकती है। यही कारण है कि उसने हमेशा अपनी युआन क्यूई का उपयोग दूसरों पर हमला करने के लिए हथियार के रूप में किया है। भाड़ में जाओ, शेन लिनहाई ने डांटा, युआन क्यूई की अदृश्यता, तुम वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी पर अप्रत्याशित रूप से हमला कर सकते हो, अदृश्य रूप से दुश्मन को घायल कर सकते हो। जबकि हर कोई जू बुफान की युआन क्यूई विशेषताओं से हैरान था, वे अर्जुन की ताकत से भी हैरान थे। अब जू बुफान की अदृश्य युआन क्यूई कृपाण प्रकट हुई थी। हालांकि अर्जुन ने वास्तव में जू बुफान के ब्लेड को रोकने के लिए 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया। क्या उसकी उंगलियां नहीं काट दी जानी चाहिए? दिलचस्प, हा, दिलचस्प। जियांग लोंग उत्साह से हंसा, इस अर्जुन की युआन क्यूई और शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी है। मैं उससे लड़ने के लिए उत्सुक हूं। तुम, जू बुफान ने अर्जुन को भयभीत होकर देखा। उसने जल्दी से अपना युआन क्यूई कृपाण छोड़ा और अपनी मुट्ठियां भींच ली और पीछे की ओर कूदकर उसे अर्जुन की ओर घुमाया। इस बार अर्जुन युआन क्यूई की मदद के बिना कोई भी जू बुफान के हथियार को नहीं देख सकता था। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जू बुफान के हाथों में युआन क्यूई वारहैमर जमा हो गया था और वह उसके सिर की ओर प्रहार कर रहा था। अर्जुन ने अपना बायां हाथ उठाया और धमाके के साथ युद्ध हथौड़ा अर्जुन के हाथ के पीछे आकर गिरा, लेकिन अर्जुन झुका तक नहीं। जू बुफान ने जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी छोड़ी और अपने दोनों हाथों से एक और युआन क्यू चाबुक बनाया। उसने चाबुक का इस्तेमाल अर्जुन की ओर किया। अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और चाबुक को सही तरीके से चकमा दिया। चाबुक हवा में ही उड़ गया। उसने एक खाली जगह बनाई। क्या तुम सच में देख पा रहे हो? शू बुफान का चेहरा पीला पड़ गया था। अर्जुन ने अपना सिर झुकाया और अपनी पीठ से विशाल कृपाण बाहर निकाला। अब मेरी बारी है, उसने कहा। जैसे ही उसने यह कहा, अर्जुन ने अपना शरीर नीचे किया और शू बुफान की ओर गोली चला दी। जू बुफान ने जल्दी से अपना चाबुक घुमाया, लेकिन वह अर्जुन को मारने में असमर्थ रहा, जो बहुत तेज था। तुम मौत को दावत दे रहे हो? शू बुफान ने दांत पीसते हुए कहा, चलो साथ साथ मरो। जैसे ही वह बोल रहा था, शू बुफान ने आगे बढ़कर अर्जुन को छुआ। लेई लियांगगुआंग की निगाह में अर्जुन को अंततः समझ में आया कि क्यों जू बुफान किसी और के शरीर को छू सकता है और वे फट जाएंगे। थंडर बम। हा, अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और अचानक घूम गया और जू बुफान को धक्का देकर आगे निकल गया। अखाड़े में शू बुफान ने अपना मुंह चौड़ा किया। उसकी कमर अचानक लड़खड़ा गई और उसका शरीर और निचला शरीर एक ही समय में अखाड़े पर गिर गया। एक ब्लेड, कमर काट। अर्जुन नीचे झुका और जमीन से एक अदृश्य गेंद उठाई। उसने गेंद की युआन क्यूई की सतह को खोला, जो आश्चर्यजनक रूप से एक वज्र बम में लिपटी हुई थी। अध्याय 316 अजय यी डोंग। जू बुफान के रहस्यों का अंततः खुलासा हो गया
और दर्शक उसे नीच और बेशर्म होने के लिए कोसने से खुद को नहीं रोक सके। इससे पहले हर कोई घबरा गया था। जब तक जू बुफान का शरीर किसी को छूता, वह उसे विस्फोट कर सकता था। अंत में सच तो यही निकला। जू बुफान ने अदृश्य युआन क्यूई का इस्तेमाल करके थंडर बम को उसके चारों ओर लपेट दिया, जिससे वह भी अदृश्य हो गया। फिर जब वह दुश्मन से लड़ा, तो उसने सीधे युआन क्यूई का इस्तेमाल करके थंडर बम को दुश्मन के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। बेशक युआन क्यूई के एक रेशे का उपयोग करके किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना और उसकी सारी युआन क्यूई को नष्ट करना बहुत कठिन था। लेकिन वज्र बम बिल्कुल भी युआन क्यूई नहीं थे। उन्हें अन्य लोगों के मेरिडियन द्वारा प्रतिकर्षित नहीं किया गया था, बल्कि सीधे विस्फोट किया गया था। फट! जियांगलांग ने तिरस्कार में थूका और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जू उपनाम वाला वह बच्चा अपने बेईमान कुंग-फू पर भरोसा करके बड़ा शख्स नहीं बन सकता। इस तरह की 3 टांगों वाली बिल्ली भी हम चारों के साथ रहने के योग्य है। मैं तो उसे बहुत पहले से नापसंद करता हूं। जियांगलोंग की ताकत, यीडोंग की आंखें, सामने आती तलवार और जियांगचेंग की बर्फ सभी लोहे से बने थे। केवल जू बुफान, जिसके पास सीमित ताकत थी, वह यहां लड़ने के लिए गहन आकाश संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकता था। उसका एकमात्र मूल्य यह था कि उसने एक साधना तकनीक सीखी थी जो प्राचीन मार्शल कब्र में युआन क्यूई को अदृश्य बना सकती थी। मैं घोषणा करता हूं, रेफरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, अर्जुन ने अंतिम 4 का पहला राउंड जीत लिया है। सबने खुशी मनाई और जीत गए। वह फिर से जीत गए। अब ब्लू टाइड महाद्वीप के मार्शल कलाकारों ने अंततः अपनी हार पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया था। अर्जुन के जयकारे लगाने पर वह अपनी कृपाण लेकर अखाड़े में चला गया। तुम सच में हो? लुओ युआन ने अर्जुन के कंधे पर मुक्का मारा और कहा, मुझे डर है कि तुम ही एकमात्र हो जो इसे देख सकती हो। अन्यथा हम उस कमीने जू बुफान द्वारा अंधेरे में रखे जाएंगे। अर्जुन ने भी राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसके पास बिजली की आंख थी। अन्यथा वह शू बुफान के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद अंतिम 4 में दूसरी लड़ाई फेंग झाओ की और जियांगलोंग के बीच हुई। चूंकि फेंग झाओ की अभी भी बेहोश था, इसलिए जियांगलोंग बिना किसी लड़ाई के जीत गया। तीसरी लड़ाई में चू यान ने यीडोंग से मुकाबला किया। अखाड़े में यीडोंग ने अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और चू यान से कहा, हम फिर मिलेंगे। चू यान ने गहरी सांस ली और कहा, इस बार मैं पहले से ही सतर्क हूं। तुम मुझे फिर से नहीं हरा सकते। यीडोंग ने सिर हिलाया, चूंकि यह दूसरी बार है जब हम लड़े हैं, इसलिए एक दूसरे की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे आओ। यीडोंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके सिर के ऊपर एक जलती हुई आंख दिखाई दी और कहा, आग की आंख। जी। जलती हुई आंख से आग की एक किरण निकली। चू यान ने इस चीज को छूने की भी हिम्मत नहीं की। भले ही उसने अपने पैरों में युआन क्यूई डाला हो, वह फुर्ती से अखाड़े में ऊपर नीचे कूदती रही, लगातार ज्वलंत प्रकाश किरण का पीछा करने से बचती रही। ज्वलंत प्रकाश किरण चारों ओर फैल गई। चूंकि प्रकाश किरण नेत्रगोलक की पुतलियों से उत्सर्जित होती थी, इसलिए पुतलियों को केवल बहुत ही छोटे आयाम से आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। जब प्रकाश किरण चू यान के स्थान पर पहुंचती, तो प्रकाश किरण की गति का आयाम बहुत बड़ा हो जाता। इससे चू यान के लिए यीडोंग के करीब जाना असंभव हो गया, खासकर तब जब उसकी आंखों से निकलने वाली ज्वाला की किरणें निर्बाध थीं। यह एक निरंतरता है। लगातार दर्जनों चकावों के बाद चू यान को एक अवसर मिला और उसने तुरंत ग्लोरी चार्ज लॉन्च कर दिया। उसने एक सुंदर घोड़े को अपनी जांघों के नीचे इकट्ठा किया और यीडोंग की ओर दौड़ी। जहां तक ज्वलंत आंखों की बात है, वे धीरे धीरे हिलीं, और जो ज्वालाएं जमीन की ओर बढ़ रही थीं, वे तुरंत आकाश की ओर उठ गईं। चू यान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका ऊपरी शरीर अचानक पीछे की ओर उठ गया।
उसने देखा कि ज्वलंत प्रकाश किरण ने दीप्तिमान सुंदर घोड़े को 2 भागों में विभाजित कर दिया। प्रकाश की किरण घोड़े की पीठ से ऊपर की ओर उठी और चू यान की छाती से कसकर चिपक गई। लगभग अगर चू यान रात में उसी समय पीछे झुकती, भले ही एक पल के लिए, उसका पूरा शरीर कट जाता। लेकिन इस बार इसने चू यान के निजी कपड़ों को भी काट दिया। उसकी छाती के सामने लहरें उठीं और उसने जल्दी से एक हाथ से अपनी छाती की रक्षा की। उस दृश्य से एक अजीब सी चीख की आवाज आई, जो न केवल अभी के दृश्य के रोमांच के कारण थी, बल्कि वर्तमान दृश्य की सुगंध के कारण भी थी। माफ करना, यी डोंग ने भावशून्यता से कहा, मैं तुम्हें अपने कपड़े बदलने के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा। चू यान का चेहरा राख जैसा हो गया था। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक लंबा लबादा निकाला और उसे अपने शरीर पर डाल लिया। उसने कहा, फिर आओ। मुझे पता है कि तुम फिर से ब्लेजिंग आई से हार गए हो। मुझे यकीन है कि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, यी डोंग ने कहा। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुमसे लड़ने के लिए बहुत ताकतवर हूं, है ना? चू यान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके समेत सभी लोगों ने ऐसा ही सोचा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है, मुझे अब अपनी चमकती हुई आंखों की आवश्यकता नहीं है, यी डोंग ने सिर हिलाया और अपना दाहिना हाथ उठाते हुए कहा, महिमा की आंख। आकाश में जलती हुई आंखें अचानक सुनहरी हो गईं। जहां तक सुनहरी आंख की बात है, वह नीचे की ओर देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी पुतलियां यी डोंग पर टिकी हुई थीं, और एक पंखे के आकार की रोशनी नीचे की ओर आई, जिसने यी डोंग को अपने अंदर लपेट लिया। इस समय यी डोंग की ताकत बढ़ गई। उसका क्षेत्र ओरिजिन रिटर्न के 3रे स्तर से ओरिजिन रिटर्न के 4थे स्तर तक और फिर ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर तक बढ़ गया था। उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ था, और फिर महिमा के नेत्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आओ, यी डोंग ने चू यान की ओर सिर हिलाया, अपना कदम बढ़ाओ। हिस, दर्शकों ने चौंक कर कहा। वह क्या था? महिमा की आंख? यह वास्तव में यी डोंग की साधना को बढ़ा सकता था। नहीं, यह सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। अखाड़े में चू यान ने पहले ही अपने हल्के युद्ध घोड़े को संघनित कर लिया था और यी डोंग की ओर दौड़ पड़ी थी। दूसरी ओर यी डोंग ने अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और अपने बाएं हाथ से घोड़े का सिर पकड़ लिया। चमकता हुआ घोड़ा वास्तव में एक जोरदार धमाके के साथ रुक गया। यी डोंग ने अपना बायां हाथ ढीला किया और ऊपर की ओर काटा। उसकी हथेली सुनहरी रोशनी की परत में लिपटी हुई थी, जिसने एक हथेली से चमकते घोड़े को 2 भागों में विभाजित कर दिया। घोड़े का सिर और गर्दन एक ही समय में अलग हो गए। आह! यह तो चाकू से भी ज्यादा तेज है, ली किंगचुआन दंग रह गया। जब चू यान के तेजस्वी घोड़े का सिर काट दिया गया, तो उसके हाथ में मौजूद भाला भी यी डोंग की छाती पर जा लगा। झनकार! भाला यी डोंग की छाती पर लगा, लेकिन वह सुनहरी रोशनी से रुक गया और उसे भेदने में असमर्थ रहा। यी डोंग का बायां हाथ नीचे आया और उसने आसानी से चू यान के प्रकाश के भाले को काट दिया। तुम क्या कर रहे हो? चू यान जल्दी से पीछे हट गई और अपने हाथ ऊपर उठाए। स्वर्गीय दंड की महिमा। आकाश में प्रकाश के सैकड़ों भाले संघनित होकर उल्का वर्षा की तरह यी डोंग की ओर बढ़े। हालांकि यी डोंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसका पूरा शरीर हल्के भालों की घनी वर्षा में लिपटा हुआ था, मानो वह दिल खोलकर सच्ची वसंत की बारिश का आनंद ले रहा हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। युआन क्यू के भालों की एक बड़ी मात्रा ने यी डोंग पर वार किया, लेकिन वे सभी मौके पर ही फट गए। सुनहरी रोशनी की एक भी किरण उसके शरीर की सतह को भेद नहीं सकी। महिमा में स्वर्गीय दंड समाप्त होने के बाद यी डोंग शांत भाव से आग की लहरों से बाहर निकल आया। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, यहां तक कि उसके वस्त्र को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्यों? चू यान की लड़ने की भावना पूरी तरह से खत्म हो गई थी।
यह लगभग उसका सबसे मजबूत कदम था। क्या वह युआन क्यू योद्धा नहीं है? यी डोंग ने अपने सिर से बालों का एक गुच्छा उखाड़ा, फिर उसका दाहिना हाथ चमका और काले बाल एक फुफकार के साथ उड़ गए। चू यान ने जल्दी से एक मोटी युआन क्यूई ढाल को संघनित किया और उसके हल्के बाल युआन क्यूई ढाल से टकराने के बाद उसने एक तीखी डिंग ध्वनि निकाली। युआन क्यू की ढाल पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। चू यान का शरीर जबरदस्त प्रभाव से अखाड़े के किनारे पर पीछे की ओर उड़ गया। यह वही है, अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह वही था। उस रात घात लगाकर हमला करने वाला व्यक्ति यी डोंग था। हे, जियांग लोंग ने उसके कंधों को गले लगाया और मुस्कुराया। बूढ़े यी की रक्षा ऐसी चीज है जिसे तोड़ने के लिए मुझे भी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। अध्याय 317 जब तक चैंपियन है। एज़्योर क्लाउड संप्रदाय के दो बुजुर्गों ने फुसफुसाते हुए कहा, लोग अक्सर कहते हैं कि मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को फूलों और उड़ती पत्तियों को चुनकर सैनिकों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यी डोंग केवल एक नरम बाल के साथ ऐसी आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति पैदा करने में सक्षम होगा। एक अन्य बुजुर्ग ने चुपचाप सिर हिलाया। यह देखा जा सकता है कि यी डोंग की मार्शल आर्ट की उपलब्धियां बहुत अधिक हैं। अखाड़े के नीचे जियांग यू विचारों में खोई हुई थी। उसने अपने हरे रेशम का एक धागा उठाया और उसे युआन क्यूई में संघनित किया। फिर उसने जल्दी से उसे फेंक दिया। बाल मैदान में जोर से टकराए और तुरंत गिर गए। जियांग यू ने आह भरते हुए कहा, यह हाथ वास्तव में सुंदर है। बाल बहुत पतले हैं और इसमें संघनित की जा सकने वाली युआन क्यूई की मात्रा बहुत सीमित है। हालांकि वह बालों को इतना शक्तिशाली बल लगाने दे सकता है। यी डोंग के बालों की तुलना में मुझे डर है कि मेरे पास उसकी शक्ति का 1% भी नहीं है। मुझे कोशिश करने दो। लुओ युआन भी मस्ती में शामिल होने के लिए आया था। उसने युआन क्यू को गाढ़ा करने के लिए बालों का एक कतरा उठाया और उसे बाहर फेंक दिया। परिणाम जियांग यू जितना प्रभावी नहीं था। ठीक है, खेलना बंद करो। चलो मैच देखते हैं, मुरोंग वांकिंग ने अभिवादन किया। अखाड़े में चू यान पहले से ही किनारे पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वह लड़ाई जारी नहीं रखना चाहती थी। जहां तक यी डोंग का प्रश्न है, उसका शरीर सुनहरी रोशनी की एक परत में लिपटा हुआ था और वह हमला जारी रखना नहीं चाहता था। क्या तुमने हार स्वीकार करने का निर्णय ले लिया है? यी डोंग ने अपने हाथ पीछे करके कहा, अगर मैं हमला नहीं करूंगा तो क्या होगा अगर तुम मुझे मार दोगे? बदमाशी। यह सुनकर चू यान ने एक चमकदार युद्ध भाला निकाला और यी डोंग की ओर दौड़ा। भागते समय उसने अपने जांघों के नीचे हल्के युद्ध घोड़े को इकट्ठा किया और युद्ध घोड़े की शक्ति का उपयोग करते हुए आगे बढ़ी तथा यी डोंग की छाती पर भाले से जोरदार वार किया। यी डोंग ने केवल एक कदम पीछे लिया और उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी खो नहीं गई। चू यान ने अपने योद्धाओं से यी डोंग को घेरने और एक सघन आक्रमण करने का आग्रह किया। एक के बाद एक गोली चलाकर उसने उस पर वार किया। यी डोंग ने वास्तव में कोई जवाबी हमला नहीं किया और भावशून्य होकर वहीं खड़ा रहा, जिससे चू यान को हमला करने का मौका मिल गया। चू यान ने पाया कि इस तरह का हमला यी डोंग की रक्षा को भेद नहीं सकता, इसलिए उसने आकाश में छलांग लगाई और एक शानदार परीक्षण किया। इस बार पंखों की एक बड़ी मात्रा यी डोंग के शरीर की ओर उछली और फिर पंख प्रकाश की एक विशाल तलवार में संघनित हो गए। क्या तुम छिपने वाले नहीं हो? अर्जुन की आवाज भारी थी क्योंकि उसने कहा, चू यान का सबसे मजबूत मार्शल कौशल ग्लोरी हेवनली पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन सबसे मजबूत व्यक्तिगत मार्शल कौशल ग्लोरी जजमेंट की विशाल तलवार होनी चाहिए। यी डोंग, क्या तुम्हें सच में भरोसा है कि तुम तलवार के वार को झेल सकते हो? अगर ऐसा है तो उसकी ताकत बहुत भयानक है। निश्चित रूप से यी डोंग ने आकाश से गिरने वाली प्रकाश की विशाल तलवार का प्रतिकार नहीं किया। हालांकि उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से इसे प्राप्त करने के लिए अपने सिर का उपयोग नहीं किया।
इसके बजाय उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और 2 उंगलियों का उपयोग करके इसे काट दिया। शानदार तलवार आसमान को चीरती हुई सीटी बजाती हुई यी डोंग की ओर बढ़ी। हालांकि यी डोंग ने अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके तलवार की धार को सही से पकड़ लिया। दूसरी ओर विशाल तलवार स्थिर रही, वह जरा सा भी वार करने में असमर्थ थी। चू यान ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और बलपूर्वक नीचे खींचा और प्रकाश की विशाल तलवार ने उसके काटने की ताकत को बढ़ा दिया। हालांकि सभी की नजरों में वह विशालकाय तलवार अपनी अत्यधिक शक्ति के कारण पहले से ही हवा में कांप रही थी। वह अभी भी काटने में असमर्थ थी। ठीक है, चू यान ने जोर से चिल्लाते हुए प्रकाश की विशाल तलवार को तितर-बितर करने के लिए अपना हाथ हिलाया। मैं हार मानती हूं। तुम्हें मुझे इस तरह से अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं है। यी डोंग ने सिर हिलाया और अखाड़े की ओर चलते हुए कहा, माफ कीजिए, मेरा आपको अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने आपको गलत समझा दिया। यह यी डोंग जियांगलोंग और अन्य लोगों से अलग लगता है, शेन लिनहाई ने उत्सुकता से कहा। जिस तरह से वह बोलता है और काम करता है वह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। वास्तव में मुरोंग वांकिंग ने सिर हिलाया और कहा, उसके पास स्पष्ट रूप से चू यांग को मारने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों? अखाड़े में चू यान ने यी डोंग की पीठ पर चिल्लाते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा चरित्र भी बुरा नहीं है। तुम आकाश गहन संप्रदाय में क्यों शामिल होना चाहते हो? तुम और जियांगलोंग एक ही पक्ष में नहीं हो। यी डोंग, तुम्हें जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहिए। यी डोंग रुक गया और चू यान की ओर देखते हुए बोला, मैंने जियांगलोंग और अन्य लोगों के साथ प्रदूषण में भाग नहीं लिया। वास्तव में मुझे भी उनकी हरकतें पसंद नहीं है। चू यान बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, तो फिर आप अभी भी गहन आकाश संप्रदाय का प्रतिनिधित्व क्यों करते हैं? आप गहन आकाश संप्रदाय को क्यों नहीं छोड़ देते और मार्शल कलाकारों को नुकसान पहुंचाने में उनकी मदद करना बंद क्यों नहीं करते? यी डोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? चू यान ने अनिच्छा से पूछा। दर्शक भी घबराए हुए थे। अगर वे इस समय यी डोंग के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, तो यह निस्संदेह द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लिए एक बड़ा झटका होगा। यी डोंग ने उत्तर दिया, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, और वह है एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी ढूंढना जो मेरे बराबर का हो। मैं द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को लोगों को मारने में मदद नहीं करूंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से प्रतियोगिता से पीछे नहीं हटूंगा। मैं बस एक असली विशेषज्ञ के साथ एक अच्छी लड़ाई करना चाहता हूं। यी डोंग चाहे जो भी सोचता हो, उसका अंतिम लक्ष्य 12 संयुक्त परीक्षाओं की चैंपियनशिप जीतना था। यदि आप हमारे हाओरान संप्रदाय के खिलाफ जीत जाते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय ब्लू टाइड महाद्वीप को कितना नुकसान पहुंचाएगा? चू यान ने कठोरता से चिल्लाया। मैं चाहता हूं कि असली विशेषज्ञ लड़े। यदि आप नहीं चाहते कि मैं जीतूं, तो मुझे हराने की पूरी कोशिश करें, यी डोंग ने कहा। यी डोंग के जवाब से चू यान अवाक रह गया। जियांगलोंग और अन्य लोग कंधे से कंधा मिलाकर मैदान के नीचे खड़े हो गए। वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुस्कुराए नहीं। उन्होंने चू यान को मना करने से नहीं रोका। जियांग चेंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हम सभी में से लाओ यी के विश्वासघात की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि मार्शल आर्ट के प्रति उसके जुनून की तुलना कोई नहीं कर सकता। यी डोंग के विचार बहुत सरल थे। चाहे दुश्मन हाओरन संप्रदाय हो या कोई दूसरा वर्ग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ जीतना चाहता था। लेकिन इस तरह से, अगर वह वास्तव में चैंपियनशिप जीतता है, तो यह अभी भी स्वर्गीय गहन संप्रदाय की जीत के बराबर होगा। यी डोंग अखाड़े के किनारे चला गया और अचानक रुक गया। उसकी नजरें अर्जुन की ओर उठीं और उसने कहा, मैं तुमसे लड़ने के लिए उत्सुक हूं। अर्जुन भीड़ से बाहर निकलकर अखाड़े के किनारे पर आया। उसने यी डोंग से फुसफुसाते हुए कहा,
तुम ही थे जिन्होंने उस रात मुझ पर घात लगाया था। यह मैं हूं, यी डोंग ने इसे नहीं छिपाया। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। नहीं, यी डोंग ने जवाब दिया, उन्होंने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा, लेकिन मैं अखाड़े में तुम्हारे साथ खुले तौर पर परिणाम तय करना चाहता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम ही हो जिसने उस सफेद कपड़े वाले आदमी को मुझे मारने से रोका था, अर्जुन ने फिर पूछा। यी डोंग ने निश्चयपूर्वक उत्तर दिया, यह मैं भी हूं। ठीक है, अर्जुन ने कहा, हालांकि आप जियांग लोंग और अन्य लोगों से अलग हैं, फिर भी मैं आपको चैंपियनशिप नहीं दूंगी। यी डोंग ने सिर हिलाया और मैदान में चला गया। इसके बाद अंतिम 4 लड़ाइयों में से अंतिम लड़ाई थी। इस लड़ाई के 2 पक्ष हैं, हाओरान संप्रदाय मुरोंग वांकिंग और स्वर्गीय गहन संप्रदाय जियांग चेंग। वे दोनों पहले ही मैदान में आ चुके थे और एक दूसरे के सामने खड़े थे। मुरोंग वांकिंग ने अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और जियांग चेंग का हथियार भी तलवार ही था। इस बार कुछ देखने लायक हैं। लुओ युआन उत्साहित था, सूर्यास्त हम में से सबसे ताकतवर है। इसके अलावा सूर्यास्त आग है, यी डोंग बर्फ है, शेन लिनहाई ने कहा। अब मैं घोषणा करता हूं कि अंतिम 4 लड़ाइयों में से अंतिम लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू होगी। रेफरी ने अपना दाहिना हाथ जोर से हिलाया। अध्याय 318 जहां लड़कियां हैं, नष्ट हो चुके राज्य के बारे में कोई विचार नहीं। मुरोंग वांकिंग, क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो? जियांग चेंग मुस्कुराया और कहा, इससे इनकार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों से मैं बता सकता हूं। मुरोंग वांकिंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, घृणा? तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए केवल घृणा है। यद्यपि यांग लियानेर एक अच्छी लड़की नहीं है, फिर भी वह आपसे बहुत जुड़ी हुई है और आपका अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। भले ही आप इसे स्वीकार न करना चाहें, लेकिन उसे मारने का कोई कारण नहीं है। हाँ, जियांग जिंगेंग ने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना और कहा, महिलाएं सिर्फ अपने से बाहर की चीजें हैं। मैं किसी भी तरह के प्यार में विश्वास नहीं करती। जब मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, तो अनगिनत महिलाएं मुझे खुश करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है? तुम्हारे दिल में अभी भी कुछ भोले भाले प्रेम के सपने हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम एक अच्छे परिवार से हो। मेरा विश्वास करो, औरतें बहुत यथार्थवादी होती हैं। जब तक मेरे पास पैसा और ताकत है, वे स्वेच्छा से मेरा पीछा करेंगी, भले ही मैं एक कुत्ता ही क्यों न हो। बिल्कुल बकवास, मुरोंग वांकिंग ने गुस्से से कहा। जियांग चेंग ने हंसते हुए कहा, क्या मैं बकवास कर रहा हूं? तुम अपने दिल में अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे भाई आमतौर पर महिलाओं के साथ खेलते हैं, है ना? क्या तुम सच में सोचते हो कि वे महिलाएं तुम्हारे भाइयों को पसंद करती हैं? वे बस मुरोंग कबीले की ऊंची शाखा पर चढ़ना चाहती हैं। मुरोंग वांकिंग ने दांत पीसते हुए कहा, ये तो बस आतिशबाजी वाली लड़कियां हैं, टूटे हुए फूल विलो को हरा रहे हैं। हमारे संप्रदाय की सभी शिष्याएं ईमानदारी और गरिमा वाली महिलाएं हैं। ओह! सच में? जियांग चेंग ने अपनी स्टोरेज रिंग को छुआ और कहा, आज मैं तुम्हें जीवन का एक सबक सिखाऊंगा। इस बिंदु पर वहां मौजूद गैर लड़की दर्शकों के हाव भाव बदलने लगे। अन्य दर्शक और प्रतियोगी थोड़े अधीर हो गए। मुरोंग वांकिंग और जियांग चेंग ने लड़ाई क्यों नहीं की? वे हमेशा एक दूसरे से बातें करते रहते थे। जियांग चेंग के साथ बात करने के लिए क्या था? लेकिन अब अचानक सभी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जियांग चेंग ने अपनी स्टोरेज रिंग हिलाई और सैकड़ों पत्र तुरंत मैदान में उतर आए। पत्र इतने ज्यादा थे कि संभवतः अधिकतम 2 से 3 हजार थे। जियांग चेंग ने एक पत्र उठाया और कहा, उस समय को मत देखो जब मैंने कुछ दिन पहले यांग लियानेर को मार डाला था। सभी दर्शक मुझे दौड़ाकर मार डालना चाहते थे, लेकिन उनकी पीठ पीछे उनके बारे में क्या हुआ?
क्या तुम्हें पता है? जियांग चेंग ने अपने हाथ में पत्र खोला और पढ़ा। वरिष्ठ भाई जियांग चेंग, पवन चंद्र संप्रदाय की छोटी लड़की लियू टिंगटिंग ने लंबे समय से वरिष्ठ भाई की प्रशंसा की है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं 9 फरमेंट्स महाद्वीप पर जाऊंगा तो वरिष्ठ भाई मेरी देखभाल कर सकते हैं। छोटी लड़की वरिष्ठ भाई की मदद करने के लिए तैयार है। दर्शक दीर्घा में पवनचंद्र संप्रदाय की दिशा में पवनचंद्र संप्रदाय का एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और एक महिला शिष्य की ओर इशारा करते हुए गुस्से से बोला, टिंगटिंग, तुम बहुत बेशर्म हो। लियू टिंगटिंग नाम की महिला शिष्या का चेहरा चिंता से लाल हो गया जब उसने अखाड़े में जियांग चेंग की ओर इशारा किया और डांटा, तुम बेशर्म हो। तुमने वास्तव में मेरे पत्र को तोड़ दिया। हा, जियांग चेंग ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। उसने दूसरा पत्र उठाया और उसे खोला। मैं मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर एज्योर क्लाउड संप्रदाय का एक मुख्य शिष्य हूं। ली वानर ने हमेशा वरिष्ठ भाई जियांग चेंग के सुरुचिपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा की है। मैं उनसे शादी करने की उम्मीद करता हूं। एज्योर क्लाउड संप्रदाय की दिशा तुरंत उत्तेजित हो गई। जियांग चेंग ने तीसरा पत्र लिया और कहा, वरिष्ठ भाई जियांग चेंग सुंदर और सुरुचिपूर्ण है। जूनियर बहन ने लंबे समय से वरिष्ठ भाई की प्रशंसा की है और उनके साथ उड़ान भरने के लिए उत्सुक हैं। मैं गुइहाई संप्रदाय का झाओ जुएमी हूं। हाँ, आओ और देखो। उसने न केवल मेरे लिए एक प्रेम पत्र छोड़ा है बल्कि एक आत्मचित्र भी छोड़ा है। जियांग चेंग ने एक व्यक्ति की तस्वीर खोली और उसे दर्शकों को दिखाने के लिए ऊपर उठाया। तस्वीर में स्पष्ट रूप से एक महिला को दिखाया गया है जो खुले कपड़े पहने हुए है और अपनी बेटी के शरीर के निजी अंगों को उजागर करने के लिए स्याही का उपयोग कर रही है। इस तरह की तस्वीर ने मुरोंग वांगकिंग को, जो कि एक लड़की भी थी, बेहद शर्मिंदा और आक्रोशित महसूस कराया। सागर लौटते संप्रदाय की दिशा में एक महिला शिष्या अपना चेहरा ढककर रोती हुई भाग गई। क्या तुम्हें पता है कि सबसे मजेदार क्या है? जियांग चेंग ने अपनी बाहों से 30 से ज्यादा पत्र निकाले और उन्हें मुरोंग वांगकिंग के पैरों पर फेंक दिया। ये सभी पत्र मुझे हाओरन संप्रदाय की महिला शिष्यों ने गुप्त रूप से दिए थे। हाँ, क्या यह विडंबना नहीं है? गहन आकाश संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में मैं इस बार हाओरन संप्रदाय को गंभीर रूप से घायल करने का इरादा रखता हूं, लेकिन हाओरन संप्रदाय की कई दर्जन महिला शिष्याएं वास्तव में मुझ पर खुद को फेंकना चाहती हैं। सूर्यास्त, क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत विध्वंसक है? बेशर्म, बहुत ही बेशर्म। लुओ युआन और अन्य लोग इतने क्रोधित थे कि उनकी आंखें लाल हो गईं। वे पत्र किसने लिखे? उन सभी को खोलो। मैं मांग करता हूं कि उन सभी महिला शिष्यों के नाम सार्वजनिक किए जाए जिन्होंने गुप्त रूप से जियांग चेंग को पत्र लिखे थे, दर्शकों में से एक ने चिल्लाकर कहा। इसके बाद फिल्म के दर्शक एक स्वर में चिल्लाए, सब खुल गए, सब खुल गए। जियांग चेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यहां कम से कम 2000 पत्र हैं। मेरे पास उन्हें एक एक करके खोलने का समय नहीं है। यदि आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें स्वयं पढ़ सकते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग चेंग ने अपना हाथ हिलाया और सारे अक्षर मैदान में उड़ गए। इन पत्रों का सार्वजनिक होना एक बहुत बड़ा घोटाला कहा जा सकता है। अगर सभी नाम सार्वजनिक कर दिए जाएं तो काफी हलचल मच जाएगी। मुरोंग वांगकिंग बहुत ही तेज दिमाग वाली थी। उसने अपनी तलवार से वार किया। तलवार की रोशनी तुरंत आग में बदल गई, जिससे सभी पत्र जलकर राख हो गए। सूर्यास्त, तुम क्या कर रहे हो? लुओ युआन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से से कहा, तुमने पत्र क्यों नष्ट कर दिया? तुम्हें इन सभी पत्रों को सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि उन बेशर्म महिलाओं को दुनिया भर में डांटा जाए। जियांग चेंग ने अपने हाथ फैलाए और कहा, क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें केवल वास्तविकता दिखा रहा हूं। वे महिला श्रोता शिष्य बाहरी तौर पर मेरे प्रति धार्मिक क्रोध से भरी हुई हैं,
लेकिन वे अपने दिल में खुद को मुझ पर फेंकना चाहती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा गहन आकाश संप्रदाय जीतेगा। वे मुझे पहले से ही खुश करना चाहते हैं। यह बहुत सामान्य बात है। जियांग चेंग ने अपने कंधे उचकाए। पुरुष बुरे नहीं होते, महिलाएं उनसे प्यार नहीं करती। उन्हें न्याय या संप्रदाय के सम्मान की परवाह नहीं होती। वे बस अपने दिल में सबसे अच्छे आदमी को चाहती हैं। क्या बकवास है प्यार! क्रूर जीवन के सामने यह एक भी वार सहने में असमर्थ है। क्या तुमने बहुत कह दिया? मुरोंग वांकिंग ने जियांग चेंग की ओर अपनी तलवार तान दी और चिल्लाया, अगर तुमने बहुत कह दिया है तो आओ और मर जाओ। जियांग चेंग ने मुरोंग वांकिंग को प्रणाम किया और कहा, मैंने हमेशा मुरोंग कबीले की प्रतिष्ठा के बारे में पूछा है। इस बार मेरे पास एक और मिशन है। कृपया लौटने के बाद कुलीन कबीलों को इसकी सूचना दें। मेरा 9 फिर्मामेंट महाद्वीप हमेशा मुरोंग कबीले के लिए खुला रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मुरोंग कबीला 9 फिर्मामेंट महाद्वीप के आलिंगन में प्रवेश करने में सक्षम होगा। तुम भ्रम में हो। मुरोंग वांकिंग ने जियांग चेंग पर अपनी तलवार से वार किया। मेरे मुरोंग कबीले और ब्लू टाइड महाद्वीप एक साथ जीते और मरते हैं। मैं कभी भी यह बेशर्मी नहीं करूंगी। चिंता मत करो। जियांग चेंग ने अपनी तलवार निकाली और मुरोंग वांकिंग के हमले को बेअसर कर दिया। वह चंचलता से मुस्कुराया और कहा, व्यापारी हमेशा लाभ की तलाश में रहता है। जहां लाभ है वहां घर है। हम वास्तव में व्यवसायी हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि एक देश को नष्ट करना, एक खरगोश को मारना और एक लोमड़ी को दुखी करना क्या होता है। मुरोंग वांकिंग ने अपनी तलवार घुमाई और तलवार के चारों ओर तलवार की परछाइयां अलग हो गईं। उन तलवारों की छायाओं ने एक चक्र बनाया और उनकी कुल संख्या 16 थी। जैसे ही मुरोंग वांकिंग की तलवार नीचे गिरी, जियांग चेंग को घेरने वाली 16 तलवारों की छायाएं तुरंत नीचे गिर गईं। जियांग चेंग ने अपनी हथेली जमीन पर पटक दी और ठंडी ऊर्जा की एक लहर निकली, जिसने तलवार की सारी परछाइयां जमा दी। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि ऐसी क्रूर दुनिया में जीवित रहना कितना मुश्किल है। अध्याय 319 बर्फ और आग का गीत। लुओ युआन इतना गुस्से में था कि उसका मुंह कांप रहा था। उसने गुस्से में कहा, वे बेशर्म औरतें! इस समय उनके पास जियांग चेंग के साथ पक्षपात करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। अर्जुन ने लुओ युआन के कंधे पर थपथपाया और कहा, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम 50,000 से 60,000 महिला दर्शक हैं, लेकिन जियांग चेंग को खुश करने के लिए केवल 1,000 से 2,000 ही हैं, है ना? वास्तव में अभी भी बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं। इसके अलावा मेरे पास यह मानने का हर कारण है कि कई पुरुष शिष्यों ने गुप्त रूप से जियांग चेंग के लिए पत्र छोड़े हैं। वे जियांग चेंग का अनुसरण करते हुए 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप तक जाना चाहते हैं। हालांकि जियांग चेंग का दुर्भावनापूर्ण इरादा हमें भड़काने के लिए महिला शिष्य के पत्र को उजागर करना था। हमेशा गंदगी रहेगी, लेकिन हम एक बार में सभी को नहीं मार सकते। वांकिंग इस तर्क को समझती है, इसीलिए उसने उन पत्रों को जला दिया। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? इसलिए हमें जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सभी को यह बताना होगा कि वे ब्लू टाइड महाद्वीप में रहने के लायक हैं। अर्जुन की बातें सुनकर लुओ युआन अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन के पास इतने सारे होंगे। वह केवल इतना जानता था कि वह अपने दिल में बहुत गुस्से में था। हालांकि वास्तविकता हमेशा से ऐसी ही रही है, कभी नहीं बदली। मैदान पर सूर्यास्त, तुम और मैं अपनी जड़ों को जानते हैं, इसलिए एक दूसरे को परखने में समय बर्बाद मत करो। जियांग चेंग ने अपनी तलवार उठाई और तलवार में एक ठंडी आभा भर गई। इस समय मैदान का तापमान तेजी से गिरने लगा। एक पल में मजबूत मैदान की सतह पर बर्फ की एक परत बन गई। मुरोंग वांकिंग का दाहिना हाथ आग की लपटों में घिर गया और उसके पैरों के नीचे की बर्फ तुरंत पिघल गई। इस समय मैदान 2 हिस्सों में बंटा हुआ था।
आमतौर पर ठंडी हवा तेज होती थी, जबकि दूसरा हिस्सा बहुत गर्म और असहनीय होता था। जियांग चेंग ने अपनी तलवार से वार किया और बर्फीली तलवार की एक हल्की किरण मुरोंग वांगकिंग की ओर चली। मुरोंग वांगकिंग ने तलवार से जवाबी हमला किया और एक ज्वलंत तलवार की रोशनी उसकी ओर चली। दो तलवार की रोशनी हवा में टकराई। ज्वलंत तलवार की रोशनी और बर्फ से ढकी तलवार की रोशनी तुरंत फट गई। हालांकि ज्वलंत तलवार की रोशनी गायब होने के बाद बर्फ से ढकी तलवार की रोशनी का थोड़ा सा हिस्सा अभी भी बचा हुआ था और वे मुरोंग वांगकिंग की ओर उड़ते रहे। बहुत अच्छा नहीं है। सनसेट जियांग चेंग से 2 स्तर नीचे है, अर्जुन ने कहा। यह बहुत बड़ी असुविधा है। मुरोंग वांगकिंग के बाएं हाथ ने पंजा बनाया और अंदर आ रही बर्फ से ढकी तलवार की रोशनी को पकड़ लिया। बची हुई बर्फ से ढकी तलवार की रोशनी अचानक जल उठी और जल्दी ही सफेद गैस में बदल गई। बर्फ की चोटी की ओर जाने वाली सड़क। जियांग चेंग ने जमीन पर कदम रखा। लैंडिंग पॉइंट से शुरू होकर जमीन पर एक नीली बर्फ की सड़क जल्दी से जम गई और मुरोंग वांगकिंग की ओर फैल गई। मुरोंग वांगकिंग हवा में उछला और बर्फीली सड़क वास्तव में जमीन से ऊपर उठ गई, एक हिमखंड में परिवर्तित हो गई जो लगातार मुरोंग वांगकिंग का पीछा करते हुए ऊपर चढ़ रही थी। मुरोंग वांगकिंग ने बर्फ के टुकड़े पर पैर रख दिया। उसके पैर गुस्से से फट पड़े, जिससे बर्फ की सड़क ऊपर नहीं उठ पाई। उसके हाथ में तलवार दूर से जियांग चेंग की ओर वार करती हुई चिल्लाई, फायरबर्ड। तलवार के इस वार से तलवार की रोशनी कम नहीं हुई, बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा छोटे छोटे जलते हुए पक्षी कटकर जियांग चेंग की ओर पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। बर्फीली चिड़िया। जियांग चेंग ने भी अपनी तलवार से वार किया और एक चीख के साथ 5 मीटर चौड़े पंखों वाला एक बर्फीला पक्षी सीटी बजाकर बोला। बर्फीले पक्षी और अग्नि पक्षी हवा में टकरा गए और एक दूसरे को नष्ट कर दिया। अंत में दर्जन भर अग्नि पक्षी बुझ गए। 5 मीटर चौड़ा बर्फीले पक्षी 2 मीटर की दूरी पर मुरोंग वांगकिंग की ओर उड़ता रहा। मुरोंग वांगकिंग ने तलवार से वार किया और उसे जलाकर सफेद धुआं बना दिया। छोटा पक्षी अर्जुन के सिर पर खड़ा था और अपने पंखों की नोक से मैदान की ओर इशारा कर रहा था। मुझे पता है, अर्जुन ने कहा, उन्होंने जो पक्षी छोड़े हैं वे सभी नकली हैं। आप असली हैं। छोटी गौरिया ने अहंकार से अपना सिर उठाया और अपने दिल में थोड़ा और आराम महसूस किया। यह एक तरह से मजेदार है। जियांग चेंग ने अपने होंठ चाटे। सूर्यास्त। वास्तव में मेरे दिल में जिस व्यक्ति को मैं सबसे अधिक पसंद करता हूं, वह हमेशा तुम ही रही हो। जब मैं इस संयुक्त परीक्षा का पुरस्कार ले लूंगा, तो तुम मेरे साथ 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप तक आ सकती हो। बेशर्म। मुरोंग वांगकिंग गुस्से में थी। उसने अपनी तलवार उठाई और आग की एक तेज लहर जियांग चेंग की ओर झपटी। लपटों का तापमान इतना अधिक था कि हवा मुड़ गई, जिससे लोगों की दृष्टि रेखा में गंभीर परिवर्तन आया। महिलाएं, क्या वे ही नहीं हैं जो बेशर्म पुरुषों को पसंद करती हैं? मैं जितना बेशर्म हूं, तुम्हें वे उतने ही अच्छे लगते हैं। जियांग चेंग ने अपने शब्दों से मुरोंग वांगकिंग को चिढ़ाया, लेकिन उसने कोई दया नहीं दिखाई। जियांग चेंग ने भी अपनी तलवार उठाई और आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली ठंडी हवा को उठा लिया। ये ठंडी हवाएं वास्तव में गहरे नीले रंग की थीं। तापमान पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कम था। आग की लहर और ठंडी हवा आपस में टकरा गई। आग की लहर जल्दी ही बुझ गई और ठंडी हवा भी काफी हद तक कम हो गई। हालांकि बची हुई ठंडी हवा अभी भी मुरोंग वांगकिंग की ओर बढ़ रही थी। मुरोंग वांगकिंग ने जल्दी से अपनी तलवार तैयार की। वह शेष बची ठंडी हवा को बेअसर करना चाहती थी। ऐसा करने का मतलब था कि मुरोंग वांगकिंग को जियांग चेंग के हमले को बेअसर करने के लिए एक समय में 2 चालें चलनी पड़ी। जियांग चेंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुख्य युद्ध क्षेत्र के चारों ओर एक फिसलन भरा कदम उठाया, मुरोंग वांगकिंग के पीछे चक्कर लगाया। उसने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी और अपने बाएं हाथ से मुरोंग वांगकिंग की पीठ पर वार किया।
वह चिल्लाया, यिन क्लाउड फ्रॉस्ट पाम। एक हवा के गोले के आकार का हथेली का निशान मुरोंग वांकिंग की ओर उड़ता हुआ आया। हथेली का निशान बड़ा होता गया और जब तक वह मुरोंग वांकिंग की पीठ तक पहुंचा, तब तक वह 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो चुका था। मुरोंग वांकिंग के सामने ठंडी हवा चल रही थी और पीछे ठंडी हथेली थी। उसके पास ठंडी हवा का प्रतिरोध करने के लिए बस इतना ही समय था, लेकिन ठंडी हथेली ने उसकी पीठ पर जोरदार तमाचा मारा। इस समय मुरोंग वांकिंग का पूरा शरीर तेजी से जमने लगा। उसकी आंखें थोड़ी घबराई हुई थीं और उसने जल्दी से अपनी युआन क्यूई को आग की लपटों से जमते शरीर का विरोध करने के लिए घुमाया। जल्द ही उसके शरीर पर जमी सारी बर्फ पिघल गई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बदसूरत था। वांकिंग, हमारे गुण स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं। हम जिस चीज के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं वह साधना का एक स्तर है। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। जियांग चेंग ने मुरोंग वांकिंग के चारों ओर चक्कर लगाया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा आइस पाम केवल तुम्हें जमा देगा? हाँ, क्या अब आपको अपने मेरिडियंस से एक ठंडी ऊर्जा तेजी से बहती हुई महसूस हो रही है? यदि आप अपने शरीर में मौजूद ठंडी ऊर्जा से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा। अन्यथा आप इस ठंडी ऊर्जा को मुझसे लड़ने के लिए ही ला सकते हैं। यह कितना भयावह तरीका है, शेन लिनहाई ने आश्चर्य से कहा। युद्ध में कुछ करने का समय कहाँ होगा? मुरोंग वांकिंग का चेहरा राख जैसा हो गया था जब उसने जियांग चेंग की हथेली पर थपकी दी। आग के बादल की हथेली। एक विशाल ज्वाला हथेली जियांग चेंग की ओर बढ़ाई गई, लेकिन यह ज्वाला हथेली पर्याप्त रूप से ठोस नहीं थी। लपटें ढीली थीं और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में ठंडी ऊर्जा परेशानी पैदा कर रही थी। जियांग चेंग ने ज्वाला हथेली का सामना करते हुए अपने मुंह से गहरे नीले रंग की ठंडी हवा निकाली, जिससे ज्वाला हथेली तुरंत बुझ गई। अभी भी समर्पण करने से इनकार कर रहे हो? जियांग चेंग ने मुरोंग वांकिंग पर वार किया और तलवार की नोक से एक ठंडी आभा फूट पड़ी। मुरोंग वांकिंग ने जवाबी हमला किया और तलवार की नोक से आग का एक खंभा फूट पड़ा। ठंडी ऊर्जा और अग्नि स्तंभ आपस में टकरा रहे थे, एक दूसरे को गतिरोध दे रहे थे और वे सभी एक दूसरे को निगलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जियांग चेंग, जो एक उच्च क्षेत्र में था, को स्पष्ट रूप से एक प्राकृतिक लाभ था। मुरोंग वांकिंग के शरीर में बहने वाली ठंडी ऊर्जा के अलावा उसकी अग्नि विशेषता मार्शल कौशल सुचारू रूप से संचालित करने में असमर्थ थी। बहुत जल्दी ठंडी ऊर्जा ने ऊपरी हाथ ले लिया और मुरोंग वांकिंग की दिशा की ओर धकेलना शुरू कर दिया, जबकि ज्वाला स्तंभ छोटे और छोटे होने के लिए दबाए जा रहे थे। मुरोंग वांकिंग ने निर्णायक रूप से जियांग चेंग की युआन क्यूई के साथ लड़ाई छोड़ दी। वह हवा में उड़ी और जियांग चेंग पर 7 बार वार किया। ज्वलंत तलवार की रोशनी की 7 धारियां आकाश को चीरती हुई जियांग चेंग की ओर उड़ी। जियांग चेंग जमीन पर उतरा और जमीन से एक गहरे नीले रंग की बर्फ की दीवार उभरी। 7 ज्वलंत तलवारों की रोशनी बर्फ की दीवार से टकराई, जिससे तलवार के 7 गहरे निशान रह गए, लेकिन वे इसे पूरी तरह से भेदने में असमर्थ रहे। जियांग चेंग ने बर्फ की दीवार को लात मारकर गिरा दिया। बर्फ की दीवार टूटकर अनगिनत छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बिखर गई। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े पिघलकर पानी की बूंदों में बदल गए और मुरोंग वांकिंग के पूरे शरीर पर बिखर गए। जियांग चेंग ने अपना दाहिना हाथ कस लिया और कहा, इसे मेरे लिए सील कर दो। मुरोंग वांकिंग के शरीर पर पानी के निशान तुरंत जम गए। इससे वह बर्फ की मूर्ति में बदल गई। अध्याय 320 बर्फ और आग का गीत 2। अरे, सनसेट खतरे में पड़ने वाली है। उसे बचाओ। लुओ युआन ने अर्जुन की पीठ थपथपाई और कहा, जल्दी करो और जाओ। अर्जुन अविचलित रहा और बोला, चिंता मत करो, अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लुओ युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उत्साहित हो गया। क्या यह हो सकता है कि सनसेट के पास एक मजबूत तरीका है?
अखाड़े में जियांग चेंग अपनी तलवार हाथ में लेकर मुरोंग वांकिंग की ओर चला और कहा, छोटी बहन वांकिंग, मुझे तुम्हारी जैसी हॉट महिला पसंद है। आप भी मेरी बात मान सकते हैं। अगर आप सहमत हैं तो बस अपनी आंखें झपकाएं। अपनी क्षमता के साथ आप अभी भी पलक झपकते ही यह कर सकते हैं, है ना? मुरोंग वांकिंग ने जियांग चेंग को घूरकर देखा। उसके शरीर में आग बढ़ने लगी, वह कठोर बर्फ को पिघलाना चाहती थी। जियांग चेंग ने लोहे के खंभे को अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और उसमें लगातार ठंडी हवा छोड़ी। मेरे रहते हुए तुम अपने जीवनकाल में इस बर्फ को कभी नहीं पिघला पाओगे। मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की सलाह देता हूं। यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो मैं चैंपियनशिप जीतने के बाद आपको 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप पर ले जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ पूरे दिल से व्यवहार करूंगा और आपके प्रति वासना नहीं रखूंगा। मुरोंग वांकिंग की अग्नि ऊर्जा जियांग चेंग जितनी मजबूत नहीं थी। न केवल उसने अपने शरीर पर जमी बर्फ को पिघलाया नहीं, बल्कि बर्फ और भी मोटी हो गई। जैसे ही सभी ने सोचा कि मुरोंग वांकिंग असफल होने जा रहा है, मुरोंग वांकिंग अचानक रुक गया और बर्फ पिघलाने के लिए आग का उपयोग करना बंद कर दिया। ओह! क्या तुमने हार मान ली है? क्या तुम सच में मेरे पीछे आने को तैयार हो? जियांग चेंग ने उत्साह से घूर कर देखा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मुरोंग वांकिंग का शरीर चमकने लगा। यह रक्त लाल लौ थी। लपटें आमतौर पर पीले रंग की होती थीं और लौ का केंद्र ज्यादातर हल्के हरे रंग का होता था। हालांकि मुरोंग वांकिंग के शरीर से खून की लाल लपटें फूट पड़ी। यह बहुत खूबसूरत और अद्भुत था। क्या? जियांग चेंगई चौंक गया। यह किस तरह का कुंग फू है? इसके तुरंत बाद मुरोंग वांकिंग के आसपास की बर्फ तेजी से पिघलने लगी। चाहे जियांग चेंग ने बर्फ में ठंडी ऊर्जा छोड़ने की कितनी भी कोशिश की हो, वह बर्फ को पिघलने से रोकने में असमर्थ था। काका, काका। बर्फ के कुछ हद तक पतले होने के बाद घनी दरारें दिखाई देने लगीं। अचानक बर्फ के टुकड़े टुकड़े हो गए और मुरोंग वांकिंग आसमान में उड़ गया। धमाका! आसमान में मुरोंग वांकिंग के शरीर से एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे एक धमाका हुआ। उसके पूरे शरीर में रक्तलाल लपटें फैल गईं। इस समय मुरोंग वांकिंग की ऊंचाई लगभग 1/3 बढ़ गई थी। रक्त के रंग की लपटें एक लंबी लौ पोशाक में बुनी हुई थीं और लौ का एक रिबन उसकी बाहों के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसकी पीठ के चारों ओर उलझा हुआ था। उसके लंबे बाल भी आग जैसे हरे धागों में बदल गए थे। मुरोंग वांकिंग का फिगर बुरा नहीं था, लेकिन वह केवल एक हरी प्याज लड़की थी। लेकिन अब उसका फिगर और स्वभाव जूक लियू जैसा हो गया था। उसके पास एक परिपक्व आकर्षण और स्वभाव था, विशेषकर उसकी लंबी ज्वलंत स्कर्ट और लंबे ज्वलंत बाल जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे, जिससे वह नश्वर संसार से उतरती हुई अग्नि की देवी जैसी लग रही थी। यह लानत है। यह आध्यात्मिक आग है, जियांग चेंग अनिच्छा से चिल्लाया। आत्मिक अग्नि! पूरा श्रोता चौंक गया। विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे और जो उन्होंने सुना उस पर विश्वास नहीं कर पाए। मुरोंग वांकिंग के हाथ में तलवार पूरी तरह से आग की तलवार में बदल गई थी और उसका क्षेत्र वास्तव में 4 महान मूल वापसी के अंतिम चरण तक पहुंच गया था। इसके तुरंत बाद वह बढ़ना जारी रखा, मूल वापसी चरण के मध्य 5वें स्तर तक पहुंच गया। यह क्षेत्र पहले से ही जियांग चेंग के बराबर था। जियांग चेंग, तुम्हें पछतावा होना चाहिए। मुरोंग वांकिंग की आंखें घृणा से भरी हुई थीं और उसने जियांग चेंग पर वार किया। रक्तलाल लपटों का एक गोला आकाश में फैल गया और जियांग चेंग की ओर झपटा। जियांग चेंग का शरीर कांप उठा और वह दहाड़ने लगा, जमे हुए स्वर्ग और पृथ्वी। हूं! मैदान पर पतली हवा से एक लहर उभरी। लहरें लुढ़कती हुई आग की लपटों की ओर बढ़ी। तापमान तेजी से गिरा, जिससे यह बर्फ और पाले की गहरे नीले रंग की लहर में बदल गया।
हालांकि मुरोंग वांकिंग ने स्पिरिट फायर की शक्ति का इस्तेमाल किया। रक्तलाल लौ ने लहरों को निगलने से पहले एक पल के लिए भी विराम नहीं लिया। पेंग ने खुद को जियांग चेंग पर फेंक दिया। आह! जियांग चेंग का पूरा शरीर जल रहा था। वह अपने दिल में आंसू भरकर चिल्लाया और जमीन पर आगे पीछे लुढ़कने लगा। उसके शरीर में मौजूद ठंडी क्यूई एक एक करके बाहर निकल रही थी। हालांकि आध्यात्मिक ज्वालाएं ऐसी चीज नहीं थीं जिन्हें पानी से बुझाया जा सके। तथाकथित आध्यात्मिक अग्नि स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न एक आध्यात्मिक शरीर थी। यहां तक कि गहरे समुद्र में भी यह हजारों सालों तक जल सकती थी। बहुत जल्दी ही जियांग चेंग ने संघर्ष करना बंद कर दिया। वह जमीन पर बेसुध पड़ा रहा, उसका पूरा शरीर कोयले की तरह काला हो गया था। क्या आप जीत गए? दर्शक इतने घबरा गए कि उनकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं। फिर से देखते हुए जियांग चेंग, जो जमीन पर लेटा हुआ था, ने अचानक अपनी उंगली हिलाई। हम? मुरोंग वांकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम जलकर मर नहीं गए? इसके तुरंत बाद जियांग चेंग जमीन से उछल पड़ा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल गया था और उसका सुंदर चेहरा भी इतना जल गया था कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। यह बेहद भयावह था। आह! मुरोंग वांकिंग, तुमने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया। जियांग चेंग इतना क्रोधित था कि वह दहाड़ उठा। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। जियांग चेंग ने अपने दोनों हाथों से एक घेरा बनाया और उसकी हथेलियों के साथ ठंडी ऊर्जा की दो धाराएं बहने लगीं। मैदान का तापमान एक बार फिर गिर गया। 6 यिन तकनीकें। जियांग चेंग दहाड़ा। उसका पूरा शरीर बैंगनी बर्फ की परत से ढका हुआ था। बैंगनी बर्फ। अखाड़े के नीचे खड़े प्रतियोगी एक के बाद एक पीछे हट गए। बैंगनी बर्फ का तापमान पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कम था, जो युवा मार्शल कलाकारों की शीत ऊर्जा की समझ से परे था। मुरोंग वांकिंग, भाड़ में जाओ। जियांग चेंग ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके सिर के ऊपर 10 बैंगनी बर्फ के टुकड़े जम गए। वे बर्फ के टुकड़े मुरोंग वांकिंग की ओर बढ़े। मुरोंग वांकिंग ने अपनी तलवार से वार किया। 10 आध्यात्मिक अग्नि तलवार की रोशनी उसकी ओर बढ़ी। रक्त के रंग की लपटें और बैंगनी हिमखंड हवा में टकराए, एक दूसरे को रद्द कर दिया। अर्जुन का दिल बैठ गया। इस तरह की तकनीक प्राचीन मार्शल कब्र से सीखी गई होगी। अन्यथा कोई भी साधारण साधना तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। 1000 मील तक जमी हुई जियांग चेंग का शरीर कांप उठा। पूरा अखाड़ा ठंडी हवा में लिपटा हुआ था। यहां तक कि हवा भी अजीब तरह से हल्के बैंगनी रंग की जमी हुई थी। हवा में नमी लगातार जमी हुई थी और हल्के बैंगनी रंग की बर्फ के टुकड़ों में बदल गई थी जो नीचे गिर रहे थे। यहां तक कि मैदान के बाहर खड़े प्रतियोगी भी अत्यधिक ठंड का सामना करने में असमर्थ थे और उन्होंने जल्दबाजी में अपने कौशल का उपयोग करके स्वयं को ठंड से बचाया। 10 रेफरी ने एक घेरा बनाया। उनके लिए ठंडी ऊर्जा से निपटना और युआन क्यूई दीवार को संघनित करना असंभव था। उन्होंने बड़ी मात्रा में युआन क्यूई जारी की, जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और इसे एक अर्धगोलाकार युआन क्यूई अवरोध में बदल दिया। उजाड़ दुनिया। मुरोंग वांकिंग ने अपनी तलवार ऊंची उठाई और तलवार से लपटों की रक्तलाल लहर निकली। इस समय अखाड़े पर गहरे बैंगनी रंग की ठंडक और रक्तलाल रंग की गर्मी एक दूसरे से लड़ने लगीं, जिसके कारण अखाड़े का आधा हिस्सा गहरे बैंगनी रंग का और दूसरा आधा हिस्सा रक्तलाल हो गया। मरो। जियांग चेंग ने अपनी तलवार जमीन पर तान दी और तलवार उठाई। 6 यिन तकनीक। बैंगनी नदी की लहर। हूँ। एक बैंगनी बर्फ का बवंडर जमीन से उठा। यह बवंडर मुरोंग वांकिंग का पीछा करते हुए दहाड़ रहा था। इस बवंडर में अनगिनत बैंगनी बर्फ के टुकड़े मिले हुए थे। मुरोंग वांकिंग के लंबे जलते बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाई और उसे तेजी से घुमाया। घूमती हुई आग के निशान के भीतर
एक बहुत बड़ा आग का गोला अचानक नीचे गिरा। आग का गोला 10 मीटर व्यास का था, खून की लाल लपटों से भरा हुआ था और एक बवंडर में गिर गया। धमाका! ठंडी हवा और लपटें एक साथ फूट पड़ी। आग का गोला गायब हो गया और बर्फीला बवंडर थम गया।